किसी ने आपको एक्चुअली में ओला चलाते हुए देखा और आपकी स्टोरी से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक पोस्ट डाल दिया। वो पोस्ट वायरल हो गया। अभी एक्चुअली मैं ओला चला रहा हूँ। 16 से 20 घंटे मैं आज गाड़ी चला रहा हूँ टू फीड माई फैमिली। तो मैंने जो मेरे एथलेटिक्स का पैशन मैंने अभी तक जिंदा रखा हुआ है कि मेरा गोल है 100 मेडल्स फॉर द कंट्री। 17 आ चुके हैं और सिर्फ 83 बाकी है। इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ में अगर इंडियन एथलीट की अगर मैं ट्रेनिंग को कंपेयर करूं, हाँ, हम लोग 1857 में हैं। स्पोर्ट्स खेल रहा है मतलब कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो वो माइंडसेट पूरे इंडिया में था। ऐसे नहीं कि मेरे पापा के बीच में था, लेकिन न्यूट्रल रहने का मंत्रा बताओ आप, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इंसान बहुत बुरी सिचुएशन में होता है तो वो बिल्कुल एकदम उसका मोरल डाउन हो जाता है, वो एकदम गिर जाता है। जब बहुत हैप्पी होता है, कुछ अचीव कर लेता है तो एकदम आसमान पे होता है। तो ये जो आसमान पर जाना और दोबारा ज़मीन पे गिरने वाली जो एक स्टोरी है वो हर किसी के साथ में लगी हुई है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो अपने कंट्रोल में चीजें नहीं है उसके पीछे भागते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में है हम लोग उसी के ऊपर फोकस करते हैं। जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे हम लोग जाते ही नहीं है। ये पैर बेंड भी नहीं हो रहा था, राइट पैर मेरा नी बेंड भी नहीं हो रहा था। मैं कैसे तो भी करके मैं ग्राउंड पे पहुंचा एंड पता नहीं वहां पे जाके क्या हुआ। पेन तो हो रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन मैं स्लो जॉग करने लगा वहां पे। एंड नॉर्मली मैं ट्रिपल जंप के लिए 11 मीटर का बोर्ड लेता हूँ, लेकिन वहां पे मैंने ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट की कि सर आई एम बैडली इंजर्ड, तो मुझे 9 का बोर्ड आप दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे 9 का बोर्ड दिया एंड आई जम्प 10.60 मीटर्स एंड वन सिल्वर मेडल फॉर द कंट्री। और फिर जो गोल्ड मेडल जीता था जिसने, ऑस्ट्रेलिया का था, उसने मुझे फेसबुक पे उसने मैसेज किया कि मुझे तेरे साथ कॉम्पीट करना है, तो तेरा नी फिक्स कर और तू वापस ग्राउंड पे आ जा। मुझे पता था कि अगर मैं तू सही होता ना तो ये गोल्ड मेडल तेरा ही था। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है अगर मैं बात करूं एथलीट्स को? गवर्नमेंट कुछ योजनाएं ला रही है, लेकिन वो यंगस्टर्स को नर्चर्स करने के लिए है। लेकिन इसके ऊपर और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं इस ओलंपिक की बात करूं तो अपने 117 प्लेयर्स हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। हम लोग आज 145 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ में से एक बंदा भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है आज की डेट में। सी, अगर आप जॉब के लिए खेलोगे तो आप तिरंगे के लिए नहीं खेल पाओगे। अगर आप तिरंगे के लिए खेलोगे तो जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मैं पागल हूँ, मुझे सिर्फ वो मेडल और तिरंगा ही दिखता है। मैं पागल हूँ। मुझे अपोज करने वाले बहुत सारे हैं। जो पोस्ट वायरल हुआ है उसके ज्यादातर कमेंट्स नहीं पढ़ पाया मैं, बट वहां पे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया हुआ। वो उनका काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे वायरल करो। मेरे फैमिली के लिए, मेरे ब्रेड एंड बटर के लिए मैं ओला चला रहा हूँ और उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। मैं किसी का हक का पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ, कुछ मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। हमें एथलीट दिखाई देता है, बट उसके पीछे जो टीम काम करती है वो भी टीम होनी जरूरी है। मुझे जो लग रहा था, जो लग रहा है कि आज मेरी वजह से, मेरी कमियों की वजह से या मेरे पागलपन की वजह से आज मेरे बीवी का मंगलसूत्र गिर भी है, वो मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा गिल्ट है। एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट मेरी वाइफ सुनीता, शी इज बिग सपोर्ट फॉर मी। शी इज लाइक अ गॉड फॉर मी। मीन्स अगर वो नहीं होती तो मैं अच्छा आज ये मुकाम पे नहीं। प्लीज। Parag, welcome to Vilasan Vibes. Thank you, Pawan, for inviting me for this podcast. Thank you very much. आपको, यू आर एन एथलीट, कई बार आप देश को रिप्रेजेंट कर चुके हो इंटरनेशनल लेवल पे। करेंटली जो आपकी एक न्यूज़ फ्लैश हुई जो मतलब मैं कहूँगा एकदम फायर की तरह स्प्रेड हो गई हर जगह पे, क्योंकि किसी ने आपको एक्चुअली में ओला चलाते हुए देखा और आपकी स्टोरी से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक पोस्ट डाल दिया। वो पोस्ट वायरल हो गई। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी अभी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है? अभी एक्चुअली मैं ओला चला रहा हूँ एंड वो पार्ट टाइम नहीं तो फुल टाइम। मैं ऑलमोस्ट 16 से 20 घंटे मैं आज गाड़ी चला रहा हूँ टू फीड माई फैमिली।
क्योंकि लोन्स बहुत ज़्यादा है एंड जो फाइनेंशियल बर्डन्स है या क्राइसिस है वो इतने ज़्यादा है कि मुझे काम करना ज़रूरी है। एंड उसके साथ साथ मैंने जो मेरे एथलेटिक्स का पैशन भी मैंने अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है कि मेरा गोल है 100 मेडल्स फॉर द कंट्री। 17 आ चुके हैं और सिर्फ 83 बाकी है। तो वो 83 के लिए मैं काम करूँगा तो फैमिली भी सरवाइव कर पाऊँगा एंड जो उससे अर्न होगा उसमें सेविंग्स करके वापस और ऑब्वियस देश की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, तो क्राउड फंडिंग जब भी मैं इनिशिएट करता हूँ तो मुझे थोड़े बहुत तो फंड्स मुझे आ ही जाते हैं, तो वापस वो इन्वेस्ट करके ये 100 मेडल्स तो मैं पूरे कर ही लूँगा। गाड़ी ड्राइव करना और लोगों को उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई गलत काम है या कोई भी काम छोटा या बड़ा है, पर आप देश के लिए खेल चुके हैं, आप 17 मेडल्स ऑलरेडी जीत चुके हैं, आपके आज भी दिल में जज्बा है कि मैं देश के लिए और खेलूं और मेडल्स लेकर आऊं। बट व्हाट हैपेंड कि आपने यही चूज़ किया, ओला चलाना चूज़ किया? एक्चुअली फरवरी 2023 में मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसके बाद में वो लॉस रिकवर करने के लिए मैंने मेरी खुद की एकेडमी भी बदलापुर में जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आता है उसमें मैंने कोशिश की, लेकिन हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, हमें सेल्स एंड मार्केटिंग या मतलब क्या कहते हैं, लोगों तक पहुंचना नहीं आता है। हाँ, अगर लोग हम तक पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद में हम लोग उनको कैसे ड्राइव करना है या उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है या उनके लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाना है वो हम लोग कर सकते हैं, बट हमें लोगों तक पहुंचना नहीं आता। सो वो एक बहुत बड़ा लैकोना है हम में या मुझ में भी। सो उसी की वजह से वहाँ पे मुझे ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं मिले एंड फिर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। एंड फिर बारिश में तो कोई अपने बच्चे को या खुद भी बाहर नहीं निकलता है, तो वो बहुत बड़ा सेटबैक हो गया जुलाई से लेके नवंबर तक आप बोल सकते हो। फिर मैंने बहुत सारी जगह पे कोशिश की कि मैं एज अ कोच स्कूल्स में वगैरह एज अ कोच मैं जा पाऊँ, लेकिन मैं हूँ बीएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। एंड आप जानते हो कि स्कूल में अगर आप पी टीचर या एज अ कोच आप जाना चाहते हो तो उसके लिए बीपीएड चाहिए। तो वहाँ पे मैं अटक गया एंड फिर कुछ कंपनीज में मैंने ट्राई किया, बट एज ए सेलिब्रिटी स्टेटस आप तो जानते हो कि अभी जो भी बैकग्राउंड चेक होता है वो गूगल से चेक होता है, तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा इग्नोर नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। तो ओला चलाना एक अपने आप में भी एक बहुत अच्छी है, क्योंकि आप हर एक राइड पे आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो एंड बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ मेरा नॉलेज जो है मैं वो लोगों को दे रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ एंड दे आर क्वाइट हैप्पी विद द राइड। मतलब उनका एक ऑर्डिनरी राइड नहीं होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइड होता है कि यस दे आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, कुछ अवेयरनेस भी हो जाती है। सो आई एम एंजॉयिंग द राइड्स। अमेजिंग। मतलब आपके जितने भी आज तक जिन्होंने भी आपके साथ में राइड करी है, मतलब दे आर वेरी हैप्पी विद यू। ऑफ कोर्स उनमें से एक ने तो एक ऐसा पोस्ट किया जो वायरल हो ही गया। सो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहता है राइड का, क्या आपको सारे के सारे लोग जितने मिल रहे हैं वो सारे अच्छे ही कस्टमर्स मिलते हैं जो आपके साथ में राइड करते हैं या कुछ ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं अरे भाई शांत हो जाओ, नहीं सुननी तुम्हारी कहानी? नहीं, अभी तक तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं कभी मेरी कहानी बताता ही नहीं हूँ। ओके। मैं हमेशा जो वैल्यू एडेड थिंग्स है, जैसे स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो मैंने एग्जांपल देके आपको एक बात कही, तो ऐसे ही होता है। और मैं खुद का इंट्रोडक्शन कभी पहले देता ही नहीं हूँ एंड मैं टॉकेटिव हूँ। तो जितने भी 1 या 1.5 घंटे की राइड होती है तो लोग ऐसे कहते हैं यार हमें पता ही नहीं चला बातों बातों में।
And I just talk about the fitness part और motivation part और inspiration part कि क्या होता है. एक एग्जांपल देता हूँ कि एक लेडी मेरे साथ राइड कर रही थी एंड उनको शायद 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला था. तो शी वॉज लिटरली मतलब फ़ोन पे बात कर रही थी कि मैं क्राइंग हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स. तो वो फ़ोन कॉल ख़त्म होने के बाद मैंने उनको कहा कि मैम सॉरी, मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ. तो शी सेड ओके. तो मैंने मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया एंड 2 महीने आपको ये कंडीशन है कि आप खाना नहीं खा रहे हो या आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है कि अगर 2 महीने की सैलरी नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है. शी सेड नहीं. तो मेरा एक्सपीरियंस बताने के बाद शी वॉज लाइक सर थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत मोटिवेट हुई आपसे, बहुत इंस्पायर भी हुई हूँ. एंड ये छोटी छोटी चीज़ें उन्हें इम्पैक्ट कर रही है उनके लाइफ में. तो दैट इज़ अ वेरी हैप्पी थिंग क्योंकि फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, बट उससे कई ज़्यादा है आपको दुआएं भी चाहिए. आपको जब दुआएं मिलती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं होती है. राइट. अगर आप किसी के लाइफ में ड्रास्टिक थोड़ा सा भी चेंज, मतलब 1 or 2%, आई एम नॉट सेइंग 100%, 1 or 2% भी अगर आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, दैट इज़ अ बिग डील फॉर योर लाइफ एंड योर मोटिव. आई वुड वॉन्ट टू नो मोर ऑफ कोर्स अबाउट योर ओला एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हर राइड मुझे लगता है अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस होती होगी, क्योंकि हर बार एक नया इंसान आपके साथ में आकर बैठ रहा है, राइड कर रहा है. बट अभी फिलहाल मैं जानना चाहूँगा और रादर लेकर जाना चाहूँगा आपको आपके पास्ट में, जहाँ से आपकी एथलेटिक जर्नी शुरू होती है. आई वुड नो राइट फ्रॉम द स्टार्ट एथलेटिक जर्नी शुरू कैसे हुई. एक्चुअली मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो हिंदुस्तान एंटोपैथिक स्कूल से हुआ है. ये सिचुएटेड है पिंपरी में एंड इट इज़ रन बाय डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एज वेल एज हिंदुस्तान एंटोपैथिक्स जो कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन है, वो दोनों मिलके ये ड्राइव करते हैं. तो वो जो स्कूल है हमारा वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, जो मेन रोड अभी जो मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे है वहाँ से. तो एक 5:35 को जो बस स्टॉप है खराड़वाड़ी, विच इज़ वेरी क्लोजेस्ट टू पिंपरी. तो वहाँ से 5:35 को एक बस निकलती थी जो मेरे घर के सामने मुझे ड्रॉप करती थी. मतलब हार्डली 15 to 20 स्टेप्स टू वॉक. तो कंसंट्रेशन इतना होता था कि 5:30 को जब बेल बजे तो मैं सारा स्टफ अपना बैग में डाल के सीढ़ियाँ वगैरह ऐसे जोर से उतर के आई यूज्ड टू रन. क्योंकि मुझे वो मैं ये नहीं देख रहा था कि मुझे वो बस पकड़ने के लिए कितना भागना पड़ रहा है. सिर्फ गोल क्या था कि वो जो मेरा निगड़ी बस स्टॉप से जो मेरा घर है वो भी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वो वॉक बचाने के लिए मैं ये भागता था. सो अगर सामने से बस निकल के जा रही है तो अगला जो स्टॉप है पिंपरी, वहाँ पे सिग्नल होता था. तो फिर अगर बस सामने से जा रही है तो उसके पीछे भागना एंड वो बस स्टॉप पे या अगला पिंपरी का जो बस स्टॉप है वहाँ पे वो बस पकड़ना या सिग्नल पे बस पकड़ना. काफ़ी सारे कंडक्टर से डांट भी खाई हुई है, सिग्नल पे क्यों बस पकड़ रहा है एंड ऑल. लेकिन वो एक जुनून था कि बस पकड़ना है. तो तभी हमारे जो हिस्ट्री के टीचर थे महाजन सर थे, तो तभी TVS 50 एक मोपेड होती थी, तो तभी वो निकलते थे एंड मतलब मुझसे पहले ही निकलते थे वो. तो एक वो मुझसे बहुत आगे चलते थे. देन कुछ समय बाद मैं उनके साथ भागने लगा. ऐसे मेरी फिर जर्नी शुरू हुई. तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया पांडुले सर एंड अदर PT टीचर्स को. तो उन्होंने फिर मुझे नर्चर करके फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, फिर आगे पहला मेडल या पहला मुझे प्राइज़ मिला दैट वाज द इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स में. जब मैं 6th में था तो प्राइज़ मिला. तो फिर मैं इंटर स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ. एंड एक बात है कि जब मैं 6th में बैठा हुआ था एंड जब मैं प्राइज़ रिसीव कर रहा था तो वो एक स्टूडेंट है एंड ही वाज अ बॉक्सिंग चैम्पियन ऑफ हिज टाइम.
तो एक आया कि यार मुझे भी ऐसे मेरे स्कूल में चीफ गेस्ट बन के आना है। वाह। और मैं आज तक मैं स्कूल से इनविटेशन की राह देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स डे के ऊपर मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाए। यू मीन आज तक नहीं बुलाया गया है? नहीं बुलाया है, शायद अभी तक कुछ अचीवमेंट्स बाकी है, इसकी वजह से उन्होंने अब तक मुझे नहीं बुलाया है। जब अचीवमेंट्स हो जाएंगे तो वो खुद ब खुद वो वक्त आ जाएगा। नहीं, आई थिंक यहाँ पर किसी को आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, अगर उन्होंने अभी तक देखा नहीं है कि ये मेरे ही स्कूल का नहीं, बच्चा है। हर एक जो अपडेट्स है मैं मेरे स्कूल को दे रहा हूँ, क्योंकि आज जहाँ कहीं भी मैं हूँ वो मेरे स्कूल की देन है। तो मैं पास आउट हुआ हूँ 1994 में। आज लगभग 30 साल हो गए हैं। आज भी मैं स्कूल से कनेक्टेड हूँ और मेरी हर एक अचीवमेंट स्कूल में पता है। एंड हमारे स्कूल का 75th ये हुआ है, फंक्शन हुआ है, वहाँ पे ग्लोरी करके एज अ ग्लोरी ऑफ स्कूल मेरा एक पोस्टर भी वहाँ पे लगा था एंड मेरे बारे में लिखा भी गया था। पोस्टर लगा दिया, पर असली बंदा जो यहाँ पर बैठा हुआ उसको नहीं बुलाया। मतलब नहीं बुलाया अब तक। सो कुछ कमियां है, तो वो पूरी करके बुला ही लेंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ। सही है। आई रियली लाइक योर दिस अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ कि 17 है मेडल्स और 83 अभी बाकी है। आज सिर्फ 83 बाकी है। अगर आज तक अगर स्कूल ने नहीं बुलाया तो ठीक है, मतलब कुछ कमी है वो भी पूरी कर लेंगे और बुला लेंगे। यू हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। ये कहाँ से लेकर आते हो आप? हमेशा एक दो चीजें मेरे जहन में हमेशा रहती है। एक तो मैं फुल्ली इंस्पायर्ड हूँ सोल्जर से, क्योंकि सोल्जर्स, हमारे जो सोल्जर्स है ना, वो बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस में बॉर्डर्स पे रहते हैं या कहीं पे भी आज पोस्टेड है, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ब्लेम नहीं किया, ना सिस्टम के ऊपर ब्लेम किया, ना कभी गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम किया, ना किसी के ऊपर आज तक ब्लेम नहीं किया है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एंड व्हाट कॉस्ट? लाइफ कॉस्ट, जो सबसे बड़ी कॉस्ट है मुझे लगता है किसी भी इंसान के लिए। तो उनको पता नहीं होता कि मेरा आज का दिन है, कल का दिन होगा या नहीं होगा। अगर वो उस सिचुएशन में भी अगर वो काम कर रहे हैं एंड एकदम पॉजिटिवली स्माइलिंग फेस से काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ उदास फेस से काम कर रहे हैं, तो हम तो बहुत अच्छी कंडीशंस में, हमें लाइफ का रिस्क नहीं है। सबसे बड़ी बात, हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इमोशनल्स हो सकते हैं या सोशल हो सकते हैं, जो कुछ भी है, लेकिन उनके जितना बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्यों ब्लेम करें किसी के ऊपर? मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं किसी आज तक मैंने ना गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम किया है, ना सिस्टम के ऊपर ब्लेम किया हुआ। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं मेरी कमियां ढूंढता हूं कि हाँ बाबा मेरी ये कमी है। मैं राइट लोगों तक नहीं पहुंच रहा हूं, फॉर द स्पॉन्सरशिप्स हो या फॉर द पीआर एक्टिविटीज हो या जो कुछ भी हो, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। एंड द सेकेंड सेंटेंस इज, जो मेरे कोच है, ही इज एशियन गोल्ड मेडलिस्ट इन ट्रिपल जंप, मिस्टर अशोक काळे। ही इज रिटायर्ड फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खड़की। उन्होंने मुझे एक बात बोली हुई है, दिस इज नॉट अ सिंगल रेस टू विन और लूज, आई हैव टू रन मच मोर रेसेस इन माई लाइफ टू विन और लूज। हर एक सेकेंड में हम किसी ना किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें दो ही है, कि एक तो हम लोग विन करने वाले हैं या हम लोग लर्न करने वाले हैं। तो इसीलिए जब भी मैं मेडल विन कर रहा हूं या जब भी मुझे ग्लोरी आ रही है या जब भी मैं अभी भी मैं वायरल हूं, लेकिन मैं हवा में नहीं हूं, ऑलवेज ग्राउंडेड। एंड जब कोई फंड्स की वजह से मैंने 2-3 टूर्नामेंट्स नहीं जा पाया, या अभी भी जो मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, फिर भी मैं न्यूट्रल हूं, क्योंकि मुझे आगे और पार्टिसिपेट करना है। उसमें मैं विन भी हो सकता हूँ, लूज भी हो सकता हूँ, तो मुझे दोनों तरफ से प्रिपेयर्ड रहना है। न्यूट्रल रहने का मंत्रा बताओ आप, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इंसान
बहुत बुरी सिचुएशन में होता है तो वो बिल्कुल एकदम उसका मोरल डाउन हो जाता है, वो एकदम गिर जाता है। जब बहुत हैप्पी होता है, कुछ अचीव कर लेता है तो एकदम आसमान पे होता है। तो ये जो आसमान पर जाना और दोबारा ज़मीन पे गिरने वाली जो एक स्टोरी है वो हर किसी के साथ में लगी हुई है। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूट्रल इंसान रहता है वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी आगे तक जा पाता है। दिव्या काकरान रेसलर हैं, उनका एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा था, चैनल के ऊपर हमारे वो इंटरव्यू है भी। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि जब वो फाइट लड़ने जाती थी और कभी अगर जीत जाती थी तो उनके फादर उनको, और वो बहुत एक्साइटेड हो जाती थी तो उनके फादर उनको नीचे लेकर आते थे, नहीं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। और कभी अगर हार गई तो भी उनको मोरल उनका बूस्टअप करते थे कि नहीं बेटा ठीक है, इट्स ओके, सो स्टे न्यूट्रल। तो यही सेम चीज़ मैं आप में देख रहा हूँ, न्यूट्रल रहना। ये क्या मंत्रा क्या है इसका, कैसे रहते हो न्यूट्रल आप? इसका मंत्रा बहुत सिंपल है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो अपने कंट्रोल में चीजें नहीं है उसके पीछे भागते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में है हम लोग उसी के ऊपर फोकस करते हैं। जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे हम लोग जाते ही नहीं है। अभी मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में है ड्राइव करना, पैसे अर्न करना, राइट। जितनी मेहनत पैसे अर्न करना मतलब क्या है कि राइड खत्म होने के बाद मुझे पेमेंट मिल ही जाती है। सेकेंड इज व्हाट, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, जैसे मैंने बताया कि मैं 16 से 20 घंटे ड्राइव कर रहा हूं, वो मेरे कंट्रोल में है, वो मेरे हाथ में है, राइट। राइड मिलना या ना मिलना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आप लोगों के हाथ में है कि आप राइड बुक कर रहे हो, वो मेरे पास आ रही है, फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। एक्सेप्ट करना मेरे कंट्रोल में है। तो जो चीजें मेरे कंट्रोल में है मैं उसी के ऊपर फोकस करता हूं। जो चीजें मेरे कंट्रोल में है ही नहीं है उसके ऊपर फोकस करके या उसके ऊपर काम करके कुछ फायदा ही नहीं है। मतलब लिटरली ये इंसान भगवत गीता पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है और उसके बावजूद भी उसको वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। आप इतने आसानी से, मैं कहूँगा लाइफ का जो क्रक्स है इतनी आसानी से आप समझ गए हो और बहुत ही आराम से इवन उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हो। वाह। मैं फिर जाना चाहूँगा आपकी जर्नी के ऊपर। स्कूल में थे, भागकर बस पकड़ते थे, सब चीज़ें हुई, काफ़ी सारे ऑफ कोर्स आपको लोग भी मिले, पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहा? हमारे जो मम्मी पापा की जनरेशन है वो ऐसे था कि सिर्फ पढ़ाई करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो एंड गेट इनटू द जॉब्स। स्पोर्ट्स के लिए उतना तभी वहाँ पे स्कोप नहीं था या अवेयरनेस नहीं थी एंड इट वाज लाइक कि हाँ चलो स्पोर्ट्स खेल रहा है मतलब कुछ गलत कर रहा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो वो माइंडसेट पूरे इंडिया में था, ऐसे नहीं कि मेरे पापा के बीच में था, लेकिन पूरा इंडिया में था। तो तभी मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बट ये था कि हाँ पापा ने मुझे मतलब लड़ झगड़ के मैंने पापा से 1994 में मैंने स्पाइक्स लिया कि नहीं, एंड दैट वाज कॉस्ट टू मच और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी उतनी नहीं थी। टू बी वेरी वेरी हॉनेस्ट एंड फ्रैंक कि मैं एक वेल्डर का बेटा हूँ। मेरे पापा वेल्डिंग करते थे, 8 घंटे लोहा घिसना, उसके ऊपर वेल्डिंग करना, फिर वो स्पार्क्स में वगैरह रहना, उसके चटके वगैरह भी बैठे हुए मैंने पापा के देखे हुए हैं। मम्मी हाउस वाइफ। तो मैं हमेशा कुछ ज़िंदगी में अलग करना चाह रहा था, तो मैंने वो ये स्पोर्ट्स चुना। एंड तभी ऐसे था कि हाँ पापा ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया लेकिन जितना चाहिए था उतना सपोर्ट नहीं मिला। वो एक फैक्टर है। बट ठीक है, जितना भी उन्होंने किया दैट वाज अमेजिंग फॉर मी एट दैट टाइम। फिर जब उन्होंने वो स्पाइक्स दिया तो फिर दैट वाज लाइक अ ग्रैंड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि हम लोग तो बेयरफुट पे ये कर रहे थे। आपने दंगल का सीन देखा होगा कि जहाँ गीता बबीता भाग रहे हैं एंड आमिर खान उसके पीछे इस पे है, स्कूटर पे है। सेम थिंग हमारा होता था, हमारे कोच स्कूटर पे थे एंड लकीली ही वाज आल्सो हैविंग अ बजाज चेतक। तो हम लोग ऐसे ही कच्चे रास्ते पे वगैरह भागना एंड मेरे कोच का एक रूल होता था कि रुकना नहीं है।
तो हमेशा बहुत बार कांटे चुभते थे या कांच वगैरह घुस जाती थी, वो कांच निकालनी है, कांटे निकालने हैं और कंप्लीट करना है। मतलब कोच का इतना स्ट्रिक्टनेस था कि कई बार ऐसे होता था कि तारे दिखने लगे, मतलब चक्कर आने लगे वर्कआउट करते करते। तो उनका ये कहना था तू चालू रख, अगर गिर गया तो हॉस्पिटल में लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी। अगर वोमेट और लैक्टिक एसिड हमेशा जब ओवर एक्सेस हम लोग जब वर्कआउट करते तो लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, वहाँ कोने में जा वोमेट कर, ग्राउंड पे आ। ओके। और ऐसे होता था कि मतलब मेरे जो कोच का जो वर्कआउट है वो कोई भी ऑर्डिनरी बंदा नहीं कर सकता, इस तरह का उनका वर्कआउट होता था। एंड इट वाज नोन इन ऑल पुणे कि काले सर का वर्कआउट है, हर किसी की बात नहीं है। रूल ऐसे होता था कि पहले रेपुटेशन जो आखिरी रेपुटेशन है, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 125 हो या 150 हो, कितने भी रेपुटेशन हो, आखिरी वाले रेपुटेशन का टाइमिंग पहले वाले से कम होना चाहिए। ओके। ये हमारा रूल होता था। एंड हमें एक ब्रेक मिलता था, उसमें हमें पानी भी पीना है, वो लिखना भी है, एंड सर जो बता रहे हैं वो सुनना भी है। सर वाज लाइक दिस, सिर्फ ऐसे खट गो खट। अगर टाइमिंग ज्यादा है ऊपर से लात या फिर यहाँ पे पंच बहुत जोर से। तो इस तरह की ट्रेनिंग हमने ली हुई है। तो अगर इतने हार्ड वर्क से हम लोग ट्रेन हुए हैं तो आज भी एक एक्सीडेंट अगर मैं छोड़ दूं तो एथलेटिक्स में आज तक किसी भी प्रकार की इंजरी मुझे नहीं हुई। लगभग 36 इयर्स हो चुके हैं प्रैक्टिस के, आज भी परफॉर्मर हूँ। 20-25 साल के बच्चों को हम लोग इजीली शर्म आ जाए, इस तरह का हमारा परफॉर्मेंस है। अगर हम लोग एक महीना भी, अगर आज की डेट में मैं देखो कि आज मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक महीना भी प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर प्रैक्टिस मिल जाए तो वापस एक महीने में मैं प्रॉपर परफॉर्मेंस में आ जाऊंगा। सो इतना हार्डवर्क पहले हमने किया हुआ है। सो दैट इज अ थिंग। भाई मतलब आप बोल रहे हो और मुझे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है कि यार बिना जूतों के बच्चा भाग रहा है, कांच भी लग रहे हैं, कंकड़ भी लग रहे हैं, लैक्टोज बन रहा है तो उल्टी कर कर आओ और वापस आके प्रैक्टिस करो। मतलब दिस, मैं ये बोलूंगा कि ये वैसी बात है जैसे कुछ बच्चे नदी में स्विमिंग करना सीखते हैं हाँ। और कुछ बच्चे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना सीखते हैं। आप वो हो जिसे नदी में स्विमिंग करना सीखा, मतलब एक्चुअल लाइफ के अंदर जो नंगे पैर भागना है और प्रैक्टिस करनी है वो सीखा आपने। लाइफ कहाँ गई वहां से आगे? एक्चुअली मैंने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो तब मैंने इंटर जोनल तक मैंने ये किया, मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद में एक्चुअली 3 से 4 साल मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द कॉलेज था। मैं सभी गेम्स खेलता था। मतलब आप समझ सकते हो कि साइंस स्टूडेंट जो क्लास में होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, मैं हमेशा ग्राउंड पे होता था। तो उस वक्त ऐसे था कि मैंने 100 पेजेस की नोटबुक मैंने बीएससी के 3 साल चलाई हुई है। मतलब इतने लेक्चर्स मैंने अटेंड किया हुए हैं। एनसीसी में भी था, एनसीसी भी में मैंने 1998 और 2000 में मैं नेशनल्स खेला हूँ एनसीसी में। एंड तभी भी महाराष्ट्र का फ्लैग होल्डर था। तो एक पहले से ही स्कूल से ही एक आदत आप समझ लीजिए कि लग चुकी है कि पहला आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू ग्रैब अ गोल्ड मेडल एट नेशनल लेवल। स्कूल का पहला बंदा था, तो वहां से पहला होने की आदत लग चुकी थी। तो कॉलेज में भी मैं अकेला था जो एनसीसी में था। जब मैं कैंप्स के लिए वगैरह मैं फॉर्म लेके जाता था तो टीचर्स वगैरह, ये क्या होता है एनसीसी, ये क्या होता है, क्यों, तूने कब ज्वाइन किया, एंड ऑल दिस थिंग्स, ये क्वेश्चंस होते थे। तो मुझे सब एक्सप्लेन करना होता था फिर उनसे, क्योंकि कॉलेज की परमिशन तो जरूरी होती थी कैंप्स के लिए वगैरह। तो वो सब करके आई यूज्ड टू गो देयर। फिर उसके साथ साथ एक डर भी लगा था। अभी मैं साइंस स्टूडेंट, आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स मुझे पहचानने का कोई संबंध भी नहीं है।
बट पूरा कॉलेज मुझे पहचानता था। तो एक डर भी था कि यार मैं तो एनसीसी और स्पोर्ट्स में वेल नोन हूँ कॉलेज में, लेकिन अगर मैं पढ़ाई में अगर पीछे रह गया तो मेरे नाम के लिए धब्बा लग जाएगा। तो लिटरली एग्जाम्स के थर्ड ईयर के एग्जाम्स में फर्स्ट ईयर 2 AT-KT था, दो सब्जेक्ट मेरे रह गए थे, लेकिन अक्टूबर में मैंने वो भी क्लियर कर लिए। सेकेंड ईयर में एक रह गया था, वो भी मैंने क्लियर कर लिया। एंड फिर थर्ड ईयर में मैंने 15 से 20 दिन एग्जाम से पहले बहुत सीरियसली पढ़ाई की। एंड एक इंसिडेंस है, बहुत अच्छा इंसिडेंस है। एक हमारे टीचर थे, एंड मेरा जो टीचर्स के साथ जो रिलेशन था ना, दैट वाज लाइक स्टूडेंट टीचर का कभी था ही नहीं। वी यूज्ड टू हैव लाइक फ्रेंड्स एंड एक अलग तरह का रिलेशंस था मेरा। तो उन्होंने कहा कि तू फेल होने वाला है। मैंने कहा सर एक काम कीजिए, आप लिख दीजिए कि मैं फेल होने वाला हूँ, उसके नीचे मैं लिख देता हूँ मैं फर्स्ट क्लास लाने वाला हूँ। तू पागल, तू 3 साल में कभी लेक्चर नहीं अटेंड किया, कभी पढ़ाई का तुझे पता नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला सर आप चैलेंज लेने के तैयार हो क्या, बताओ। बोले ठीक है चलो। मतलब वो पेपर पे लिखा नहीं गया, बट वो एक कन्वर्सेशन हुआ। मैंने 15-20 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की। एंड अब पुणे यूनिवर्सिटी का, मतलब अदर यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पता नहीं है, लेकिन पुणे यूनिवर्सिटी का ऐसे है कि अगर 1 बजे आपको मार्कशीट्स वगैरह सब मिलने वाली है, तो 10 बजे आप एक बुक आती है जिसमें सबके परसेंटेज वगैरह वो लिखे हुए होते हैं कि कितना मार्क्स क्या आए। तो मैं अपना गया 10 साढ़े 10 बजे मैं गया। एंड वो टीचर ही वहीं पे बैठे हुए थे। तो मैंने अपना रोल नंबर बताया, तो उन्होंने कहा जा मिठाई लेके आ। बोला सर आप मिठाई खाने के लिए कुछ भी बोलोगे, मैं नहीं लेके आने वाला, आप मुझे परसेंटेज बोलो, नहीं तुझे फर्स्ट क्लास आया हुआ। तो आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप मेरे मिठाई खा जाओगे और मुझे फिर बोलोगे कि नहीं तो तुझे इतने इतने परसेंट है, आप मुझे दिखाओ। 720 को फर्स्ट क्लास शुरू हो रहा है एंड मुझे 721 मार्क्स है। उन्होंने लिटरली बोला तेरे जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा मेरे 40 साल के करियर में, कि यार जो सब इसमें आगे हैं, साइंस लेके फर्स्ट क्लास भी ला रहा है और कॉलेज में 7th पोजीशन पे भी है। तो उन्होंने लिटरली एंड बहुत बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। लेकिन एक बोलते हैं कि अभी जैसे मैंने बताया कि पापा वेल्डर थे, तो मुझे जॉब करने के लिए जाना पड़ा। तो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब एज ए हेल्पर। मतलब एक इंजीनियरिंग कंपनी थी जहाँ पे मैं बर वगैरह उठाता था, गाड़ियाँ खाली करता था, मशीन साफ करता था, स्वीपिंग करता था, सब कुछ। एंड द सैलरी वॉज 1200 पर मंथ। बट यू वर एडुकेटेड, तो फिर डिमांड ऐसी थी कि मुझे जॉब पे लगना ही था किसी भी हालत में। तो मैंने वहाँ से फिर शुरुआत की। तभी भी मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। मेरा दिन शुरू होता था सुबह 4 बजे। एंड मैं ऐसे करता था कि मतलब पहले से ही कि मैंने 8 से 4 शिफ्ट ली हुई थी। मतलब अगर दूसरी भी शिफ्ट रही होगी रहती थी, लेकिन मैं उनको बोलता था कि सर मैं 8 से 4 ये करूँगा, आप प्लीज़ मुझे अलाउ कर दीजिए। तो मैं सुबह 4 बजे उठता था, 5 बजे ग्राउंड पे होता था, 5 से 6:30-7 बजे तक ग्राउंड पे प्रैक्टिस, फिर वापस जॉब 8 से 4, फिर 4 बजे वहाँ से छूटने के बाद वापस 5:30 से 8 बजे तक ग्राउंड पे, एंड फिर घर जाके खाना खा के फिर आई यूज्ड टू स्लीप। तो ऐसे 13 साल तक मेरा रूटीन था। I started as a helper but resigned as a purchase manager in 2013. वाह। और मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में काम किया हुआ है। एंड एक ग्रास्पिंग, स्पोर्ट्स से एक ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता था ड्राइंग समझना एंड वो रीड करना एंड उसके हिसाब से आप काम करना। तो बाद में 2010 के बाद ऐसे आदत लगने लगी कि मैं डिज़ाइन टीम को बताता था ये ड्राइंग में ये डायमेंशंस गलत है, ये डायमेंशन आप सही करके दे दो, कि यहाँ से नहीं आएगा, ये यहाँ से आएगा। तो इतना हमने वो सीख लिया था। तो ऐसे फिर 2013 में मैंने जॉब छोड़ा बिकॉज ऑफ सीनियर ओलंपिक्स में जो वर्ल्ड मास्टर गेम्स है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। So that was the first international? नहीं, Okay. सबसे बड़ा टर्नआउट था 2010 में।
जब फर्स्ट वेटरन्स इंटरनेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था अपने बालेवाड़ी में, पुणे में, तो वहां पे मुझे पहली बार पता चला कि 30 साल के ऊपर भी कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग खुद को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, खुद का कैलिबर भी हम लोग दिखा सकते हैं. तो दैट वाज अ फर्स्ट टूर्नामेंट इन 2010. सो ऑल दिस वाइल 94 स्कूल पास आउट किया से लेकर के 2010 16 साल ये जॉब और प्रैक्टिस करते रहे, पर कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट 1998 मैंने नेशनल पार्टिसिपेट किया था, एंड 2000 में मैंने नेशनल पार्टिसिपेट किया था. ओके दैट्स इट. एंड फिर इंडस्ट्रियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो मैचेस होते हैं उसमें मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था. सो वहाँ पे मेजर टूर्नामेंट्स कुछ भी नहीं थे. लेकिन 2010 में जैसे ही मुझे ये चांस मिला तो पहले टूर्नामेंट में 3 सिल्वर मेडल मुझे आए. फिर उसके बाद में अभी कैसे होता है कि इंडिया में खेलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अब जब यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियंस, लैटवियंस एंड यूएसए गाइज एंड इनके साथ आप खेलते हो ना, तो आपको अपनी औकात समझ में आ जाती है कि आप कहाँ हो. मैं एक्चुअली में यहाँ पर एक और ऑडियंस के लिए भी हो, मतलब एक उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले. लगभग आप आई एम श्योर तब 30 साल के होंगे जब आपने हाँ, पहली 33 बार years. 33 इयर्स के थे. तो विच मीन्स अगर आप फिट हैं तो आपके लिए टूर्नामेंट्स हैं, आपके लिए स्टिल स्कोप है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार एक सर्टेन एज अटेन कर लेते हैं तो उसका मतलब हो गया कि नो, लाइफ का अब तो डिक्लाइनिंग स्टेज ही स्टार्ट हो गया है. अगर आप 115 साल तक जिंदा हो तो भी वहां पे एज ग्रुप है. ओके 115 साल मतलब 115 साल के लोगों के लिए भी कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं. यस, ये 30 साल के ऊपर से शुरू हो जाता है, उसका एज लिमिट एंड नहीं है. ओके मेरे पास एक वीडियो है जो दिखाता है कि एट द एज ऑफ 100 ही स्टार्टेड हिज एथलेटिक्स करियर. ओके और 102 साल में उसने वो एथलीट ने he has tried for the world record of 100 age group 100 plus for long jump. लॉन्ग जंप एट द एज ऑफ 100. हाँ, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2.50 मीटर्स. ओह शिट. ओके 100 प्लस. वही मैं बोल रहा हूँ. तो ये रिकॉर्ड्स हैं और मास्टर्स की रैंकिंग भी निकलती है बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. इसका सिर्फ ये क्या है कि 5-5 साल के एज ग्रुप्स है. 5-5 साल के हाँ. गैप पे, मतलब जैसे 30 से 35 का एक ब्रैकेट है, 35 से 40 का एक ब्रैकेट है, लाइक दैट. हाँ, ऐसे 100 प्लस, 105 प्लस, 110 प्लस, आप जितना ऊपर आप जिंदा हो तब तक आप खेल सकते हो. देयर इज नो लिमिट फॉर द एज ग्रुप. भैया अमेजिंग है. 2010 पे पहुंचते हैं फिर. 2010 में फिर सिल्वर मेडल आया. फिर 2013 में मेरा सिलेक्शन हुआ फॉर इटली, दैट इज वर्ल्ड मास्टर गेम्स, फॉर्मली नोन एज सीनियर ओलंपिक्स ऑल्सो. मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एक ये बताना चाहूंगा, इसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगा, क्योंकि अपने इंडिया में इसका अवेयरनेस ही नहीं है. तो इन 1985 इंटरनेशनल मास्टर्स गेम एसोसिएशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इन्होंने ये वर्ल्ड मास्टर गेम्स मतलब सीनियर ओलंपिक शुरू किया टू गिव द जस्टिस टू दी एक्स ओलंपियंस, एक्स वर्ल्ड चैंपियंस और एक्स प्लेयर्स हु आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन दी मेन ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स यू कैन से. तो पहले इसका एज स्टार्ट होता था मिनिमम 40. ओके अभी ये जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते गए तो ये ड्रॉप डाउन हुआ है 30 पर. तो उनको जस्टिस देने के लिए इन्होंने ये गेम शुरू किए 1985. ये जो वर्ल्ड मास्टर गेम्स है जिसको फॉर्मली सीनियर ओलंपिक्स बोलते हैं, दैट इज हेल्ड एवरी आफ्टर 4 years. जस्ट लाइक समर ओलंपिक्स Yes. और विंटर ओलंपिक्स फॉर दैट मैटर. इमीडिएट नेक्स्ट ईयर ऑफ द मेन ओलंपिक्स. अच्छा. एंड जितने भी ओलंपिक्स में गेम्स हैं वो सारे के सारे वहां पे हैं. विच मीन्स वो इस साल होने वाला है. हाँ, 2025 में जो इस साल होने वाला है मार्च में ताइपाई में. ओके. जो मैं मिस करने वाला हूँ. ओह क्यों? फंड्स एंड प्रैक्टिस एंड ऑल.
सो वो मैं मिस करने वाला हूँ। अपफ्रंट बता रहा हूँ। ओके, जस्ट इमेजिन कीजिए कि 80-85 years old person is running 5,000 meter, 10,000 meter, jumping a long jump, jumping a triple jump, जूडो खेल रहे हैं, रग्बी खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं। बट इसके लिए इतनी अवेयरनेस कैसे Awareness नहीं नहीं है? है। So knowledge- मैं दो जगहों से बोलूंगा। एक, एज अ ऑडियंस मैं देखना चाहूंगा ऑफ कोर्स somebody who's at the age of 100, 80 for that matter, and then वो लॉन्ग जंप कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, व्हाट नॉट, एंड दे आर कंपीटिंग बेसिकली। Yes. एंड एक एथलीट के पर्सपेक्टिव से भी पूछना चाहूंगा, somebody who believes कि मैं फिट रह सकता हूं और मुझे compete करना है, पर मुझे पता ही नहीं कोई मेरे पास में एक ऐसा वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म भी है। हाँ, ये अपने यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। इसके बारे में कोई भी बता नहीं रहा है, या किसी को पता नहीं है कि क्योंकि कैसे मैंने स्टडी किया हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि जब मैं सीनियर ओलंपियन में लगा रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैंने ये सारा का सारा स्टडी करके एंड मैंने ऐसे ही सीनियर ओलंपियन नहीं लगाया हुआ है, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं कि व्हाई आई एम माई सेल्फ स्टेटिंग एज अ सीनियर ओलंपियन पराग पाटिल। अच्छा, सो यहाँ पे भी कैच है, विच मीन्स मतलब आप जो वर्ल्ड गेम्स हैं वो ओलंपिक कम्युनिटी ही ऑर्गेनाइज कर रही है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ओके, रिकॉग्निशन मिल गया तो दैट इज द टॉप क्लास दिस वन। एंड दैट इज व्हाई यू कॉल योरसेल्फ एज अ सीनियर सीनियर ओलंपियन। ओलंपियन। आई नेवर कॉल्ड माई सेल्फ एज अ ओलंपियन, ओके, क्योंकि मैंने समर ओलंपिक्स पर पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। जो मेन ओलंपिक्स है मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, सो आई विल नेवर कॉल माई सेल्फ एज अ ओलंपियन। आई गेट इट। बट यस, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, डेफिनेटली मुझे वो प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि यस, आई एम अ सीनियर ओलंपियन। बट मैं फिर आऊंगा, ताइपे आप मिस कर रहे हो। हाँ आप इसके बाद में 4 साल बाद आपको एक मौका मिलेगा। हाँ, तब तक जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, जैसे ऑस्ट्रेलियन मास्टर गेम्स है या यूरोपियन मास्टर गेम्स है, या फिर और एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स आता है, पैन पैसिफिक मास्टर गेम्स आता है। अगर फंड्स हुए तो फिर मैं जाऊंगा, अगर नहीं है, क्योंकि आज तक मैं तो 3 गेम्स मैं मिस कर चुका हूँ। 3 कंटिन्यूअसली? अलग अलग इसमें मैं 3 मिस कर चुका हूँ। अगर वो 3 मिस नहीं हुए होते तो मैं 17 की जगह पे 24 या 25 बोलता, क्योंकि जब मैंने वो रिजल्ट्स देखे तो एक देखा कि यार परफॉर्मेंस तो मुझसे डाउन है, मैं इजीली वहां पे मेडल्स जीत सकता था। ठीक है, नहीं जा पाया, अगली बार ये करेंगे। तो एवरीथिंग इज मतलब है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। फिटनेस के ऊपर काम रेगुलर करते हो आप? अभी तो नहीं कर रहा हूँ, पिछले 1.5-2 साल से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बट यू लुक फिट अदरवाइज, वैसे देखने से तो। मैंने आपको बताने की मैंने पहले इतनी मेहनत की हुई है कि बॉडी को ऐसे आदत लगी, वो फैट जमा ही नहीं होने देता। मेरा डाइट वैसे बहुत अच्छा है। ओके। और मैं कई दिनों तक भूखा भी रह सकता हूँ और रहा हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता बॉडी के ऊपर। बट आई एम श्योर ये जो आप बोल रहे हो, जब कई दिनों तक भूखा रहा हूँ, तो लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस रहे होंगे। हाँ, मैं अंडर नरिश्ड हूँ ड्यू टू दिस फंड्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अर्न करो, सेव करो, फैमिली देखो, लोन्स लो, क्राउड फंडिंग करो, एंड देन वापस आके मेडल जीत के आओ और वापस लोन्स चुकाने के लिए पीछे भागो, फैमिली देखने के पीछे भागो। तो खुद के ऊपर जितना ध्यान एक एथलीट ने देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं। एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट मेरी वाइफ सुनीता, शी इज लाइक बिग सपोर्ट फॉर मी, शी इज लाइक अ गॉड फॉर मी। मीन्स अगर वो नहीं होती तो मैं अच्छा आगे मुकाम पे। प्लीज। Sorry. No, please. So she is like
A very much big support for me. So she is a big support for me. Every time she is supporting me like anything. मेरे अर्निंग्स नहीं थे ज़्यादा, तो वही घर चला रही थी। और अभी भी मतलब आप समझ लीजिए कि 70% घर वही चला रही है एंड 30% घर में चला रहा हूँ, क्योंकि ये ओला कैब्स एंड ऑल ये अभी मैंने 2 महीने से शुरू किया हुआ है। तो जितना भी अर्निंग्स आ रहा है वो सब लोन्स चुकाने में जा रहा है एंड ऑल। तो पहला मेरा फर्ज है कि जितने भी उसके ऊपर उसके नाम पे जो लोन्स हैं, जो 4-4.5 लाख रुपए लोन है, वो मैं पहले चुकाऊँ एंड उसको पहले फ्री करूँ। बाकी मेरे लोन्स तो चलते रहे। आई एम नॉट वरीड अबाउट। आई विश ऑफ कोर्स चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो। मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक बहुत ही अजीब सी इक्वेशन है एक हस्बैंड वाइफ के बीच की। आज की सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे हस्बैंड वाइफ्स के अंदर ना बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, जहाँ पर उनको पता है कि they don't count themselves as one couple but they count themselves as different individuals, जिसकी वजह से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो मीडिया में सोसाइटी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं क्लैशेस। मेरा क्या है उसके बारे में बात बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। आपको लगता है कि रिलेशनशिप शुड बी लाइक दिस, जहाँ पर बोथ आर वर्किंग लाइक अ वॉल, और या अलग अलग जैसे नहीं, आज अपना अपना देख रहे हैं वैसा वैसा नहीं एक्चुअली होना चाहिए? रिलेशनशिप्स कौन सा भी हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या पेरेंट्स एंड सन का हो या फिर भाई भाई का हो, भाई बहन का हो या फ्रेंड्स का हो, रिलेशनशिप से लाइक वो अंदर से अटैच होनी चाहिए। इट शुड बी अनकंडीशनल, कि अगर तू मैं आपके पास आ रहा हूँ और मुझे 100 रुपए की जरूरत है, ओके, हर जगह पे अगर आप कंडीशंस लेके आओगे तो फिर वो रिलेशंस नहीं होंगे। इट शुड बी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। एंड जरूरी नहीं है कि हर जगह पे पैसा ही दिया जाए। अगर मान लीजिए कि एक जगह पे आपको पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन आप फिजिकली वहां पे अवेयर हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में सिर्फ पैसा काम में नहीं आता। वहां पे भागदौड़ करने वाला बंदा चाहिए होता है कि उसको बुलाए, उसके ये करे, मेडिसिन लाके दे, उसकी सेवा करे, उसको खिलाए पिलाए, नर्स के पास बार बार जाए, डॉक्टर के पास कि बाबा ये ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। वो टिफिन लेके आए, आपके पास रात भर बैठे। एग्जैक्टली बात करने वाला कोई नहीं होता बीमारों के पास में। और मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा इंसान उसी वजह से अपनी लाइफ में वो जो होप है वो लूज करता है। हाँ। अगर उसके पास में होप हो, लोग हो उसको जो बताते रहे कि नहीं थिंग्स आर बेटर, आगे और बेहतर हो जाएंगी। ये काम पैसे नहीं करता ना। इंडीड, वहां पे लोग ही चाहिए होते हैं। इंडीड। एंड आप पैसे देके लोग नहीं ला सकते हो। आप लोगों से पैसे ले सकते हो, लेकिन पैसे देके लोग नहीं ला सकते हो अपने पास। मतलब एक पांडुरे सर जिनका मैंने नाम लिया था, उनका एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ कि वो बहुत जो 2-3 सेंटेंसेस है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिस इज नॉट अ सिंगल रेस टू विन और लूज, आई हैव टू रन मच मोर रेसेस इन माय लाइफ टू विन और लूज। एंड ये वाला भी सेंटेंस उन्होंने मतलब 7वीं-8वीं में मुझे बताया था उन्होंने ये। तब उतनी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे मैं ग्रो हुआ तब मुझे वो समझ में आया। उन्होंने ये कहा था कि पराग, तू पैसा कितना कमा रहा है उससे मतलब नहीं है, तू ऐसे 4 खंदे कमा ले, जब तू जाएगा ना अर्थी पे होगा तब उनके आंखों में आंसू हो, ऐसे सिर्फ तू 4 खंदे कमा ले, वो तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो तेरा करोड़ों अब्जों का वो एसेट है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है जिंदगी में। और मुझे लगता है ये वही बता भी सकता है, और आज आप कह रहे हो जिसने एक्सपीरियंस किया हो
अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो ये सिर्फ बातें हैं, हाँ, तो और अगर जिसने एक्सपीरियंस कर लिया उसके लिए ये लाइफ लेसन्स हैं। लाइफ लेसन है। और ये लाइफ लेसन्स आई थिंक बहुत सारे ऑडियंस के लिए हैं जो आपसे सीख सकते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे कंडक्ट करें, लाइफ में आगे कैसे बढ़ें। अगर फेलियर अगर आए तो उसको दिल से नहीं लगाएं, मोस्टली न्यूट्रल रहें। एग्जैक्टली अभी एक और एक बात है कि जैसे अभी ये मेडल्स है, ओके, या शायद आगे आगे चल के प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन ये सब मैं यहाँ पे छोड़ के जाने वाला हूँ। मुझे मिलना मिट्टी में ही है। तो अगर इसी की वजह से ना कभी मुझे ईगो आया हुआ है, ना कभी एटीट्यूड में मैं रहता हूँ, हमेशा ग्राउंड लेवल पे मैं सबके साथ बात करता हूँ, सबको मतलब एंटरटेन करता हूँ। व्हाट्सएप मैसेजेस, दे आर सेइंग लाइक सर आप हम्बल हो। हाँ भाई हूँ, क्योंकि मैं मिट्टी से जुड़ा हूँ। पर ये तो क्वालिटी है, मतलब ये तो बिगेस्ट क्वालिटी है मुझे लगता है। कोई भी इंसान हम्बल आज की डेट के अंदर आप होते नहीं है। दे में प्रिटेंड कि हाँ मैं हम्बल हूं, बट समबडी हु इज रियली हम्बल वो बहुत कम है। मैं ट्रेनिस के साथ हंसी मजाक करता हूँ, किसी के साथ भी मैं खाना खाता हूँ, मैं कहीं पे भी चाय पी लूंगा, कहीं पे भी मैं वड़ा पाव खा लूंगा, तो मुझे कुछ नहीं लगता। मैं हाँ ठीक है, नॉर्मल पर्सन हूँ। एंड जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी डील नहीं है। मैं एक तिरंगे के लिए या देश के प्रति मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ जो मेरी ड्यूटी है, क्योंकि तिरंगा हर एक की ड्यूटी है, देश के प्रति सबकी एक ड्यूटी है। तो मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, उसमें मैं बहुत बड़ा हूं, मैं सेलिब्रिटी हूं एंड ऑल दिस थिंग्स, तो नहीं आना चाहिए। हाँ सेलिब्रिटी हूं, हिडन सेलिब्रिटी हूं, बट देश के लिए काम करना भी उतना जरूरी है। अगर मैं सेलिब्रिटी होकर अगर देश के लिए काम करना बंद कर दूं, देन आई एम अ कल्प्रिट। तो मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूं, क्योंकि देश के लिए पहली ड्यूटी देश के लिए है, फिर बाकी सब कुछ आता है। मैं मेरा काम नहीं बंद करना चाहता, चाहे कोई भी कंडीशंस हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, पैसा ना हो ना हो। एंड पुणे में एक जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल्स है, जितने मेरे मुझे जानते हैं, उनका एक माइंडसेट है, इसको सिर्फ वेन्यू पे भेज दो, मेडल आना ही आना, ये खाली हाथ नहीं आने वाला। विच मीन्स आपने आज तक जितने भी इंटरनेशनल हो या नेशनल हो इवेंट्स जहां पे भी पार्टिसिपेट किया है, आप मेडल लेकर आए हो। मेडल लेके आया हूँ। और अगर आज आप ताइपे नहीं जा रहे हो तो ये नुकसान आपका नहीं है, ये देश का नुकसान है। आप बोल सकते हो वैसे, क्योंकि एक इंसिडेंस बताता हूँ। 2017 में ये वीडियो यूट्यूब पे भी है कि जब मैं लॉन्ग जंप पार्टिसिपेट कर रहा था वहाँ पे, तो मेरा नी ट्विस्ट हो गया था। इन 2013 में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, जहाँ पे मैंने नी मेरा रिकवर किया था विदाउट एंड मेडिसिन, सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर। एंड उसके बाद मैंने 11 इंटरनेशनल मेडल भी जीते हुए हैं। तो मेरा पैर फंस गया वो सैंड में लॉन्ग जंप करते हुए, एंड इट वॉज बैडली ट्विस्टेड। एंड डॉक्टर ने भी कहा था नॉट टू वॉक फॉर द टॉयलेट्स ऑल्सो। मतलब आप समझ सकते हो कि नी मेरा अभी इतना है, वो इतना हो गया था सूजन की वजह से। एंड फिजियोथेरेपिस्ट ने भी बोल दिया कि सर इट्स अ वेरी डीप इंजुरी, हम लोग उसको ट्रीट भी नहीं कर सकते, हम लोग उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। एंड तभी भी मैं ये कर रहा था कि नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना है, मेरा मेडल जाएगा। लेकिन मुझे ऑफिशियल्स ने एंड मेरे जो केयर टेकर थे मिस्टर मकरंद कारखाने, उन्होंने मुझे ये किया। एंड मेरा एक दोस्त था, उसने भी मेरे सामने हाथ जोड़े कि तू अभी चल, तू ग्राउंड से चल, पहला अभी नहीं करना है हमें लॉन्ग जंप, तेरे पैर के आगे कुछ भी नहीं है। फिर मैं घर पे गया, मैंने ट्रीटमेंट वगैरह किया, ओवरऑन वगैरह लिया। एंड नेक्स्ट डे मेरा सुबह 8:30-9 बजे मेरा ट्रिपल जंप का इवेंट था। ये कहाँ पे था? न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में। तो मैंने जो केयर टेकर थे, मैंने सर कहा सर हम लोग सुबह 6:30 बजे ग्राउंड पे जाने वाले। तो बोला पागल हो गया तो। एंड ही वाज आल्सो एक्स एथलीट, और मेरे कोच के साथ वो खेल चुके थे। तो उन्होंने कहा ये जो ट्रिपल जंप इवेंट है ना, ये सबसे खतरनाक इवेंट है एथलेटिक्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंजुरी इसी में होती है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम लोग हॉप एंड स्टेप करते हैं तो साइंटिफिकली
नी के ऊपर 1 टन का लोड होता है, क्योंकि अच्छा। हम लोग स्प्रिंट करके आते हैं, फिर हॉप करते हैं पहला, वही पैर से लैंड करना होता है, उसी से वापस जंप करना होता है, स्टेप करना होता है, स्टेप पे लैंड करना होता है, फिर वापस उठ के आपको जंप करना होता है। तो ये सब प्रोसेस में 1 टन का लोड होता है। एंड ऑलरेडी मेरा नी में ट्विस्ट करके, मतलब बैडली इंजर्ड करके बैठा हुआ था। तो सुबह 6:30 बजे मैंने उनको आवाज़ दी, चलो चलना है। एंड ही सेड, तू है ना पागल है सच में, अगर कुछ थोड़ा भी हो गया ना, तू जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाएगा। मैं बोला नहीं सर, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर आई वॉज लाइक कि मतलब ये पैर बेंड भी नहीं हो रहा था, राइट पैर मेरा नी बेंड भी नहीं हो रहा था। मैं कैसे तो भी करके मैं ग्राउंड पे पहुंचा, एंड पता नहीं वहां पे जाके क्या हुआ, मैं स्लो, पेन तो हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं स्लो जॉग करने लगा वहाँ पे। एंड नॉर्मली मैं ट्रिपल जंप के लिए 11 मीटर का बोर्ड लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट की कि सर आई एम बैडली इंजर्ड, तो मुझे 9 का बोर्ड आप दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे 9 का बोर्ड दिया, एंड आई जम्प 10.60 मीटर्स एंड 1 सिल्वर मेडल फॉर द कंट्री। और फिर जो गोल्ड मेडल जीता था जिसने, ऑस्ट्रेलिया का था, उसने मुझे फेसबुक पे मैसेंजर पे उसने मैसेज किया कि मुझे तेरे साथ कॉम्पीट करना है, तो तेरा नी फिक्स कर और तू वापस ग्राउंड पे आ जा। मुझे पता था कि अगर तू सही होता ना, तो ये गोल्ड मेडल तेरा ही था। तो वी आर लाइक कि यार कुछ भी हो जाए, हमें जीतना ही है, क्योंकि वो लेवल पे आप, जब इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलते हो, आप कोई भी खेलो, विच मीन्स अलॉट। मतलब आप वो आप वो एट द एज ऑफ जूनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलो, या सीनियर्स में खेलो, या फिर आप यंग्स में खेलो, या सीनियर्स में खेलो, जो हम लोग मास्टर्स में खेल रहे हैं, विच मीन्स अलॉट। इंटरनेशनल इंटरनेशनल है, आप उसके ऊपर फेक है, कॉन्ट्राडिक्ट है, या क्या कहते हैं उसको, ये बहुत ओवर कर रहा है एंड ऑल, ये नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वहां पे एफर्ट्स हैं। एफर्ट्स तो इस लेवल के हैं कि जहां पर आप, एवरीवन इज सेइंग दैट नो यू कैन लूज योर लेग, और फिर भी आप कर रहे हो, तो वो लेवल का मतलब मुझे अपोज करने वाले बहुत सारे हैं। आपने जो पोस्ट वायरल हुआ है उसके ज्यादातर कमेंट्स नहीं पढ़ पाया मैं, बट वहां पे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया हुआ है। बट वो उनका काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे वायरल करो। मेरे फैमिली के लिए, मेरे ब्रेड एंड बटर के लिए मैं ओला चला रहा हूं, और उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। मैं किसी का हक का पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं किसी को लूट नहीं रहा हूं, कुछ मैं गलत काम नहीं कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। जिसको क्रिटिसाइज करना है वो करे, जिसको अप्रिशिएट करना है वो करे। ऑल दिस वाइल फैमिली की बॉन्डिंग कैसी रही बहुत अच्छी है। जब से आपने काम करना शुरू किया 2013 के अंदर? बिकॉज यू रिजाइंड, आप कंप्लीटली तब गेम के अंदर हो, या मैंने तो बहुत सारा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में काम किया, जिसमें बहुत सारे लॉसेस भी हुए। अच्छा, लॉसेस के अंदर मेरे वाइफ ने सपोर्ट किया, वापस अच्छे दिन भी आए, वापस लॉस हुए, वापस अच्छे दिन आए। लेकिन आज जो है सबसे बुरा जो है, मुझे जो लग रहा था, जो लग रहा है कि आज मेरी वजह से, मेरी कमियों की वजह से, या मेरे पागलपन की वजह से आज मेरे बीवी का मंगलसूत्र गिर भी है, वो मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा गिल्ट है, वो मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहता हूँ, कि उसके हाथ में देना चाहता हूँ कि भाई तेरा ये श्रीधन है, जो मेरी गलतियों की वजह से, मेरी कमियों की वजह से इतने सालों तक गिरवी था, ये तो अपनी अमानत अपने पास रख। स्पोर्ट्स में जितने भी लोग हैं, अगर मैं देखूं पूरे हिंदुस्तान में, तो सिर्फ क्रिकेट को छोड़ करके, और क्रिकेट में भी इवन फॉर दैट मैटर कुछ ही क्रिकेटर्स को छोड़ करके, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर जो लोग आते हैं वो ओवरऑल क्रिकेट के अंदर ठीक कर लेते हैं। आज ठीक है, थोड़ा सपोर्ट है गवर्नमेंट का, अदरवाइज भी नेशन सेलिब्रेट करता है एथलीट्स को, तो आगे निकल कर आ जाते हैं, बट स्टिल वेरी हैंडफुल।
लोग हैं जिनको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप कैसे देखते हो इस पूरी के पूरी परिदृश्य को? सी कैसे है कि अगर हम लोग ये देखें कि एथलेटिक्स में पहले वैरायटी ऑफ इवेंट्स है, जिसमें 60 मीटर्स है, 100 मीटर्स है, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10,000, देन रोड रेसेस है इसमें, 5K, 10K, 21K, 42K, 50K, अल्ट्रा रन्स, स्टेडियम रन्स एंड ऑल। उसके बाद में जंपिंग इवेंट्स हैं, हडल्स हैं, थ्रोइंग इवेंट्स हैं। एंड एथलेटिक्स की ब्यूटी ये है कि जो नेचर ने हमें दिया हुआ, अगर हम लोग इवोल्यूशन प्रोसेस की बात करें तो पहले क्या दिया? पहले दिया बॉडी बैलेंस, जो एथलेटिक्स में है। दूसरा क्या दिया? वॉकिंग दिया, टू मूव अराउंड। हमें कहा जाता है कि हम लोग मंकी से इवोल्व हुए हैं, तो मंकी 4 पैर पे चलता है, हम लोग 2 पैर पे चलना, मतलब वो एक दिया हुआ है कि 2 पैर पे आप बैलेंस करके चलो। वॉकिंग इवेंट एथलेटिक्स में है। फिर तीनों जो डिसिप्लिन्स है, स्प्रिंटिंग, मिडिल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस, टू हंट और प्रोटेक्ट, ये सारा नेचर ने हमें दिया हुआ है। थ्रोइंग, जंपिंग, तो तभी अपने जैसे रोड्स नहीं थे, जंगल था पूरा, जहाँ पे आपको लॉन्ग जंप भी करनी है डिचेस के ऊपर से, जब पेड़ वगैरह गिरे हैं तो उसके ऊपर से हाई जंप भी करनी है, तो वो भी नेचर ने दिया हुआ है। थर्ड थिंग इज व्हाट? थ्रोइंग, पत्थर हो या लकड़ी हो, हंट करने के लिए या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो थ्रोइंग भी एथलेटिक्स में है। मतलब एथलेटिक्स इज व्हाट कि हमने किस अडॉप्ट नहीं किया हुआ, ये सब नेचर ने हमें दिया। प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, मतलब ये इतने आसानी से आपने समझा दिया, ऐसा लग रहा है एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हो। तो एथलेटिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। पहले बॉडी बैलेंस, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग, तो एथलेटिक्स में वो सब है। हमें कुछ अडॉप्ट नहीं करना पड़ा। हम लोग पानी में ज्यादातर नहीं रह सकते, स्विमिंग हमने अडॉप्ट किया हुआ, ओके, लेकिन एथलेटिक्स हमने अडॉप्ट नहीं किया, वो नेचर ने हमें दिया हुआ। अगर नेचर ने हमें दिया हुआ तो उसके ऊपर ज्यादा काम हो सकता है। Oh, this is a different way of looking at this thing. Okay. तो और आप अगर 100% कंट्रीज देखोगे, ईच एंड एवरी कंट्री इज प्लेइंग एथलेटिक्स, चाहे वो केनिया हो, इथियोपिया हो, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हो, इकोनॉमिक कंडीशंस हो, या उनका जो भी सर्वाइवल कंडीशंस हो, एवरीबॉडी इज प्लेइंग एथलेटिक्स, everybody is focusing towards the athletics. But you are saying on the other hand there are few sports which are adopted sports, मतलब Yes. वो जो हम लोगों ने entertainment purpose के लिए उनको इंट्रोड्यूस किया और आगे उसके अंदर बढ़ते चले गए। अभी एथलेटिक्स में स्पाइक्स वगैरह जो है वो एक कुछ सालों की देन है। आप मतलब आप समझ लीजिए कि वो 70s 80s के बाद, मतलब आप मिल्खा सिंह सर जो है वो स्पाइक्स पहनते थे। He was in 70s and 80s. उससे पहले क्या था? उससे पहले शूज ना थे, ना कुछ था, बेयर फिट लोग भाग रहे थे। मतलब इसका कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। So you think कि क्योंकि मैंने एक बार मिलन सुमन का सुना था कि स्पोर्ट्स जो शूज जो है वो सबसे वर्स्ट इनोवेशन है ह्यूमन के, क्योंकि उन्होंने हमको जमीन से दूर कर दिया। ऑन दी अदर हैंड वो अलग बात है कि वो आज किसी एक स्पोर्ट्स ब्रांड के एम्बेसडर हैं, बट नॉनदलेस आपको लगता है कि एक्चुअली में शूज जो है वो वर्स्ट इनोवेशन है? नहीं, तो वर्स्ट इनोवेशन वगैरह, सी इट इज अ रिक्वायरमेंट, इट इज अ रिक्वायरमेंट। अगर पहले बेयरफुट चलते थे, फिर चप्पल आ गया, क्यों आया? क्योंकि पैर को प्रोटेक्ट करना है, जो भी कांटे है या पत्थर है या छीलना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चप्पल आया, चप्पल का इनोवेशन हुआ, राइट? फिर चप्पल को फिर कन्वर्ट किया गया शूज में एंड ऑल, इट इज ऑल फॉर द प्रोटेक्शंस, राइट? बट वो सब हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। ना हमें रैकेट चाहिए, ना बॉल चाहिए, ना शटल चाहिए, ना स्टिक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। जो हम लोग है उसी के ऊपर हम लोग भाग रहे हैं या जंप कर रहे हैं, सिर्फ शूज वेयर कर रहे हैं, वो तो सभी जगह पे यूज होते हैं। हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए, ना अपने हाथ में चाहिए, ना पैरों में चाहिए।
जो है नेचर ने दिया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग एथलेटिक्स कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स रियली। मतलब मेरे के लिए ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, टू बी ऑनेस्ट। अभी आप सेकेंड वे सिलेक्शन के लिए, जैसे आप और हम, मैं 100 मीटर भाग रहे हो रेस में, मैं आपको पकड़ के पीछे नहीं कर सकता। ओके, अगर आप जीत रहे हो तो पूरी दुनिया देख रही है कि आप जीत रहे हो, एंड आप अगर वो टाइमिंग क्वालिफाई कर रहे हो तो आपसे सिलेक्शन कोई छीन नहीं सकता। ना कोच इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना कमिटी इन्फ्लुएंस कर सकती कि नहीं ये चौथा है, पांचवा है, छठा है। ओके, आपका सिलेक्शन जो है वो आपके दम के ऊपर है, आप क्या परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपने टाइमिंग क्वालिफाई कर लिया, जो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स है वो आपने क्वालिफाई कर लिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। बट ये तो इंडिविजुअल गेम की बात हो गई। हाँ। बट अगर मैं टीम गेम की बात करूं, और टीम गेम के भी अपने अलग मजे हैं, अलग उसके हाँ। फायदे हैं, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर नहीं, सकते। तो कोई भी गेम इग्नोर नहीं हो सकता है, एंड कोई भी गेम बुरा नहीं है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या वॉलीबॉल हो, कोई भी टीम इवेंट। अब हर एक अपने अपने गेम का एक मकसद है, एंड हर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है हर एक गेम की, चाहे वो टीम इवेंट हो या चाहे इंडिविजुअल इवेंट हो। तो किसी भी गेम को हम लोग बुरा नहीं बोल सकते हैं, सभी गेम अच्छे हैं, क्योंकि हर एक अपने अपने लेवल पे हर एक गेम के अपने अपने आइडेंटिटी है। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है अगर मैं बात करूं एथलीट्स को? गवर्नमेंट कुछ योजनाएं ला रही है, लेकिन वो यंगस्टर्स को नर्चर्स करने के लिए है, लेकिन इसके ऊपर और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं इस ओलंपिक की बात करूं तो अपने 117 एथलीट्स या प्लेयर्स हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। हम लोग आज 145 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ में से एक बंदा भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है आज की डेट में। मतलब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा काम और करना होगा। 1 करोड़ में से एटलीस्ट 3 से 4 5 बंदे हमें ओलंपिक में क्वालिफाई करने ही होंगे, क्योंकि अपने पास पोटेंशियल है, टैलेंट है, सब कुछ है। कमियां ढूंढनी है और उसके ऊपर काम करना है। एंड ऐसे नहीं है कि हम लोग जो आउटसाइड जो फॉरेन कंट्रीज के जो एथलीट्स है, अब चाइना ले लो, जापान ले लो या यूएसए, उनके सामने हम लोग कम है, ऐसे नहीं है। पर आप अगर टीवी पे जब भी ओलंपिक्स, खैर मैंने टीवी पे देखा है इसलिए मैं टीवी बोलूंगा, जब भी आप ओलंपिक्स देखते हैं आप यू कैन सी दैट क्लियरली इट्स चाइना, जापान, यूएस, दे आर लीडिंग, मैक्सिमम मेडल्स वो लोग लेकर जा रहे हैं। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कुछ समय पहले कि जो चाइना है उसने बहुत लंबे समय पहले से, लाइक मे बी इन देयर 70s एंड 80s स्टार्टेड वर्किंग विद देयर एथलीट्स। जो आज फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको, हाँ। ये 40 साल 50 साल की मेहनत है, और वो देश की मेहनत है। एग्जैक्टली। सी माइंडसेट ऐसे बनाया जाता है कि आपको जॉब करनी है यहाँ पे। हाँ। ओके। जब एथलीट्स को तैयार किया जाता है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उनके जहन में एक ही होता है कि नहीं यार, मुझे जॉब करनी है। सी अगर आप जॉब के लिए खेलोगे तो आप तिरंगे के लिए नहीं खेल पाओगे। अगर आप तिरंगे के लिए खेलोगे तो जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो ये फोकस थोड़ा सा चेंज होना जरूरी है। बट ये फोकस कौन चेंज करेगा, और इसके पीछे क्या रीजंस हैं जो हर इंसान का, आई अंडरस्टैंड हर इंसान के अपने अपने फाइनेंशियल नीड्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके लिए उसको काम करना पड़ता है, बट कौन बताएगा उनको कि नहीं भाई, आप जैसे यू कम फ्रॉम अ वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड, स्टिल यू आर प्लेइंग फॉर इंडिया, विच इज वेरी मच विजिबल। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं किसी और स्पोर्ट्स एथलीट की बात करता हूं तो मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ मतलब देश के लिए खेल रहे हैं, या उनके दिमाग में एक मोटिव है एट द बैक ऑफ देयर माइंड कि मुझे जॉब चाहिए या मुझे कुछ और मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। कैसे होता है कि ये काम होता है कोचेस का, कोचेस एंड ट्रेनर्स का, कि उनको अगर प्रॉपर डायरेक्शंस एंड प्रॉपर कोचिंग मिले, कि जैसे मुझे पहले से ही
मुझे ये था कि तिरंगा 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 तिरंगा। आज भी अगर आप मेरा व्हाट्सएप का डीपी देखोगे तो 365/24 मेरे व्हाट्सएप डीपी पे तिरंगा ही रहता है। तो मुझे 15 अगस्त से 26 जनवरी को मुझे अलग से याद करके मुझे डीपी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। एंड जितने भी मैंने अचीवमेंट्स किए हुए, कभी भी मैंने मेरे मेडल सेरेमनी का या मेरे खुद का मैंने डीपी नहीं लगाया हुआ। तो ये अंदर से आपको भरना होगा कि यस। डू यू थिंक इस तरीके के कोचेस हैं हिंदुस्तान में? हाँ है, बहुत सारे कोचेस हैं। ऐसे नहीं कि कोचेस नहीं है, कोचेस है, बट उनको प्रॉपर सपोर्ट। जब आप कोचेस को सपोर्ट की बात कर रहे हो तो विच मींस उनको भी मॉनेटरी बेनिफिट्स, उनको प्रॉपर सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहे हो? फाइनेंशियल सपोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स है। फिर जैसे सिर्फ एक हमें एथलीट दिखाई देता है, बट उसके पीछे जो टीम काम करती है वो भी टीम होनी जरूरी है। लाइक फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिस्ट, पीरियोडिक उसके ऑर्थोपेडिक टेस्ट होने चाहिए, डायबिटिक टेस्ट होने चाहिए, फिर हार्ट रिलेटेड होने चाहिए, पोस्चरल रिलेटेड टेस्ट होने चाहिए। तो फिर क्योंकि जैसे समय के साथ साथ वो थोड़ा डिटोरिएट हो जाता है एंड सब डाइवर्सिफाई हो जाता है या कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो वो बार बार एड्रेस करना भी जरूरी है, उसको टेस्ट करना भी जरूरी है। वो स्लीप ले रहा है, क्या क्या क्वालिटी की स्लीप ले रहा है। जब वो स्लीप ले रहा है तो उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, वो भी पता होना जरूरी है। इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ में अगर इंडियन एथलीट की अगर मैं ट्रेनिंग को कंपेयर करूं तो किस तरीके की ट्रेनिंग उनकी होती है? हम लोग 1857 में हैं। ओके। क्योंकि हम लोग वही ट्रेनिंग पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो हम लोग पुराने टाइम पे करते थे। तो हमें और अपग्रेड होने की जरूरत है। और मेरे खेलने का 2 मोटिव्स है ऑब्वियस। पहला तो मेडल है और दूसरा है कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक्स ओलंपियंस, एक्स वर्ल्ड चैंपियंस, कोचेस है इसमें, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्रोफेशनल्स इसमें आते हैं। तो जब मैं ये कॉम्पिटिशन खेलने जाता हूँ, मैंने आज तक सिर्फ एक मेरे साथ थे, मेरे कलीग थे, ही वाज इन 55 प्लस आई थिंक सो। उनके लिए मैंने इटली जब गया था तो वेनिस मैंने विजिट किया था। लेकिन जब भी मैं अदर कंट्रीज में गया हूँ एंड ऑब्वियस मलेशिया, जब मेरी वाइफ मेरे साथ में थी तो उसको घुमाने के लिए मैंने साइट सीन्स किए थे। लेकिन ना मैंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में मैंने साइट सीन्स किए हुए, न्यूजीलैंड में नहीं किए हुए हैं। कहीं पे भी जाके मैं साइट सीन नहीं करता हूँ, क्योंकि पहला मेरा टारगेट होता है कि पहले मेडल जीतो, फिर उसके बाद जो बचे हुए दिन है उसमें फॉरेन एथलीट्स के साथ, कोचेस के साथ इंटरेक्ट करो कि उनके यहाँ पे क्या चल रहा है, उनके यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स है, किस तरह के ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। तो फिर वो सारा स्टडी करके फिर अपने यहाँ पे मैं खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि हाँ अगर मैं ये करूँगा तो क्या क्या हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है, किस तरह से मैं वो फन एलिमेंट लाऊं ये वर्कआउट्स में ताकि लोगों को अच्छा लगे। एंड क्योंकि ह्यूमन माइंडसेट ऐसे होता है कि जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करते हो तब तक वो आप ज़्यादा दिन तक नहीं करते हो। जब आप वो बर्डन फील करने लगो या बोर होने लगो तो आप वो छोड़ दोगे। तो कैसे इसको एंटरटेनमेंट दिया जाए। एंड सबसे एक अहम बात जो इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि वी लिव इन 5 quadrants। I didn't get this. हम लोग जो अपना लाइफ जीते हैं वो 5 क्वाड्रेंट में जीते हैं। Okay. फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। Right. ओके, ये 5 क्वाड्रेंट्स में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे फिजिकल में आपका मसल्स, बोन्स, डाइजेस्टिव, सारे के सारे सिस्टम्स। ओके, आपका पोस्चर्स वगैरह ये सारे आ गए। इमोशंस में आपके सारे मूड्स आ गए, एंगर, लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड ये ऑल। मेंटल में आपका कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, एनालिसिस एंड वो आ गया। सोशल में आपके रिलेशनशिप्स आ गए, आपका स्टेज डेयरिंग आ गया। सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं तो आप किस तरह से वो डेवलप कर रहे हो या किस तरह से आप रिटेन कर रहे हो, किस तरह से आप
समाज में जा रहे हो, किस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, वो सारा सोशल्स में आ गया। सब स्पिरिचुअल में सबकॉन्शियस माइंड एंड देयर पावर आ गया। तो इस तरह से लेके मोर देन 52 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हम लोग हर एक सेकेंड में लाइफ जी रहे हैं। तो हम लोग ये पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। सो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दिस पैरामीटर्स, नॉट ऑन दी आज स्टेमिना वर्कआउट है, आज स्टेप वर्कआउट है, आज एंड्योरेंस वर्कआउट है, नहीं। कि इस तरह से डिजाइन किया गया ना कि हम लोगों ने ज्यादातर पैरामीटर्स वो वर्कआउट में इनकॉर्पोरेट किए गए। आप बोल रहे हो आपने अपने एंड पर इस तरीके के वर्कआउट्स डिजाइन किए हैं जहां पर वो 5 क्वाड्रेंट्स के ऊपर आपके काम कर रहा है। एग्जैक्टली। ओके, सो दैट बिकम्स अ फन एलिमेंट फॉर यू। मैं आपके दिमाग के साथ भी खेल रहा हूं वर्कआउट करते करते, एंड आप जब गलतियां करते हो तो आप हंस रहे हो, अरे मैंने गलती कर दी। सो इन दैट वे दैट फन एलिमेंट वी हैव क्रिएटेड इन आवर वर्कआउट्स, तो इसीलिए वो ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाते हैं। तो इस तरह के वर्कआउट्स हमें, एंड सबसे बड़ा लैकोना अपने इंडिया में ये है कि हम लोग स्पोर्ट्स फिटनेस के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल आप टेनिस खेलना चाहते हो, आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप जाओगे टेनिस कोच के पास। टेनिस कोच है, ही इज अ मास्टर इन बॉल एंड रैकेट स्किल्स। वो आपको बॉल एंड रैकेट स्किल इस तरह से सिखाएगा कि आपका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आप वो बॉल के पास पहुंच ही नहीं रहे हो तो वो बॉल एंड रैकेट स्किल इज 0 फॉर यू। वहां पे स्पोर्ट्स फिटनेस मेन फोकस होता है या इम्पैक्ट करता है। तो स्पोर्ट्स फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर आप 3-4 साल जनरल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स फिटनेस पे दे रहे हो तो स्किल्स आपको सीखने के लिए 6 महीने काफी है। आप अच्छी प्रैक्टिस करके, आप स्किल्स सीख के वो गेम में आप एक्सेल कर सकते हो। हमारी कॉन्वर्जेशन जब पॉडकास्ट की शुरू हुई उससे पहले आपने एक बहुत ही अच्छी चीज से मुझे एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जब आपकी एज होती है तो आपकी मतलब जिस तरीके से ग्रीन स्टिक टूटे नहीं टूटती है और एक इंसान जो कि सूखी लकड़ी है वो टूट जाती है। एक आप एज कर रहे हैं और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो उसी तरीके से टेयर अपार्ट होते रहते हैं। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो आप मुझे फॉर द व्यूअर्स। जो अपने मसल्स हैं आफ्टर एज 30 पर डेकेड दे आर इनटू अ मसल लॉस ऑफ 5 to 7% पर डेकेड। ओके, और जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक हरी लकड़ी है, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो टूटती नहीं है। और जो सूखी लकड़ी होती है वो स्टिफ हो जाती है, तो इजीली टूट जाती है। अभी आप मुझे बताइए कि अगर आपके मसल्स फ्लेक्सिबल है तो मसल लॉस होने का सवाल ही नहीं है। विच मीन्स आप किसी भी एज के हो, किसी भी एज के हो। एंड दैट इज द रीजन जब आप सीनियर ओलंपिक्स की बात करते हो तो वहां पर 100 साल का इंसान, 80 साल का इंसान भी लॉन्ग जंप कर रहा है। यस, क्योंकि ऑल इज आपको क्या चाहिए, आपके जब भी आप बॉर्न हुए हो या जब आप ओल्ड एज है एंड आपके डेथ तक काम कौन कर रहा है? काम आपके मसल्स कर रहे हैं। आप जितने भी ऑर्गन्स देखोगे वो सारे के सारे मसल्स हैं। ओके, एंड मसल्स अगर काम कर रहे हैं, सी अभी मैं थोड़ा सा अलग वे पे लेके जा रहा हूं मैं। जो डेथ है अपनी वो सिर्फ 2 प्रकार की है। एक है सडन डेथ, जिसमें चलता फिरता आदमी, या आप कहते हो कि अरे मैं 2-3 दिन पहले मिला था, या नींद में ही चले गए एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। वो होती है सडन डेथ। एंड सेकेंड इज योरसेल्फ एंड अदर्स आर सीकिंग फॉर योर डेथ। अरे कब जाएगा यार, मैं जो बेड रिडन है वो भी तकलीफ में है, एंड वो भी कह रहा है कि यार कब मुझे मुक्ति मिलेगी, भगवान मुझे कल का दिन मत दिखाना। एंड जो आपकी सेवा कर रहे हैं वो भी बोल रहे हैं यार कब मुक्ति मिलेगी, हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है, उसे भी बहुत तकलीफ हो रही है, सेवा करने में भी बहुत ये हो रहा है, हर समय कोई ना कोई उनके साथ में चाहिए।
सो दैट इज द डेथ विच इज कि आपने खुद के ऊपर काम नहीं किया हुआ, आपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया हुआ है। ऐसी स्टेज कब आती है? जब आप स्केलेटन है, स्केलेटन इज सराउंडेड बाय मसल्स। जब तक मसल्स काम कर रहे हैं तब तक आपका स्केलेटन बहुत अच्छी तरह से ये है, एंड कोई भी बोन में पेन नहीं होता है। बोन इज डेड सेल्स। जो डेड है उसको पेन होगा क्या? ऑल इज योर मसल्स आर पेनिंग। तो आपके मसल्स अगर 30 साल के बाद आपने मसल्स रिटेन के ऊपर काम नहीं किया तो 60-70 साल के बाद आपका मसल परसेंटेज कितना रहेगा? आप बेड रिडन हो जाओगे। तो हमारे पास जब ये आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, वो कहते हैं कि सर मेरा वेट ज्यादा है। मैं बोला वेट ज्यादा नहीं है भाई। मैं आपका वेट मैनेजमेंट करने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट योर फैट वेट इनटू मस्कुलर वेट। मैं आपका केजेस में बिल्कुल कम नहीं करूंगा, मैं आपका इंचेस में कम करूंगा, क्योंकि मुझे मसल्स चाहिए। एंड लिटरली आपका खाना बढ़ जाएगा। आप जो खा रहे हो ना उसमें आप इंक्रीज करोगे, फिर भी आपका वेट उतना का उतना ही रहेगा। मतलब आप फॉर एग्जांपल 80 किलो हो एंड अभी आप 4 चपाती सब्जी दाल चावल वगैरह खा रहे हो, आप शिफ्ट हो जाएगा 5 चपाती पे। राइस की क्वांटिटी भी आप बढ़ा दोगे, फिर भी आप 80 किलो के रहोगे। बट आपके जो टी शर्ट्स है, आपके जो कपड़े हैं वो लूज हो जाएंगे। ओके, वी फोकस ऑन दैट, क्योंकि केजीज में अगर आपके कपड़े लूज नहीं हो रहे हैं मतलब आप मसल लॉस कर रहे हो। एंड मसल्स मुझे चाहिए, अभी के लिए नहीं, बुढ़ापे के लिए। मैं बुढ़ापे से फिर से जवानी पर आऊंगा एक्चुअली में, और अब आपको फिर से मैं लेकर जाऊंगा पास्ट में, जब आप इंटरनेशनल खेलने के लिए गए। रादर मैं यही भी समझना चाहूंगा कि जब आप कोई भी इंडियन एथलीट इंटरनेशनली जाता है तो आपका खुद का एक्सपीरियंस 1, 2 मैं विनेश फोगट के पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहूंगा। जब विनेश फोगट इस साल लास्ट ईयर मतलब अपना जब पेरिस ओलंपिक्स में थी, वहां पर उनको वेट ज्यादा बढ़ जाने की वजह से लास्ट बाउट नहीं खेलने दिया गया और इट वाज अ लॉस फॉर द कंट्री फॉर दैट मैटर। तो क्या बीतती है एक एथलीट के ऊपर ऐसे केसेस के अंदर? किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं किसी भी एथलीट के लिए जब वो इंटरनेशनली प्ले करने जाता है? सी फर्स्ट इज दैट कि कोई भी मतलब आप इंटरनेशनल कमिटी हो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हो या कोई भी इंटरनेशनल कमिटी हो, वो रूल्स के ऊपर चलती है। ओके, आप अगर रूल ब्रेक करोगे तो वो आपको नहीं बख्शने वाला। वहां पे कोई वेवर नहीं है। ओके, वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप वो रूल्स में आप फिट बैठो, क्योंकि वहां पे ऐसे नहीं है कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, हाँ ये मेरे बहुत करीबी है, ये मेरे चाचा का इसका उसका रिलेटिव है। नहीं, ऑल आर एट सेम लेवल। चाहे वो हुसैन बोल्ट हो, चाहे ये पराग पाटिल हो, सारे के सारे एक लेवल पे है एंड विच आर ड्रिवन बाय द लॉज एंड रूल्स। सो यू थिंक कि यहाँ पे कोई डर्टी गेम नहीं है? नहीं, यहाँ पे जो है वो सबके सामने है। सबके सामने है। एंड अगर विनेश का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो वेट जो है वो सबके सामने लिया गया है। राइट। उसका पर्सनलाइज एक रूम में वेट नहीं लिया गया है कि जहां पे कोई हेरा फेरी कर सके। बट शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट इवन। मतलब हेयर कट हो गए, आप क्या क्या कर रहे थे ताकि वो वेट कम दिखे? या वहां पे 1 ग्राम भी मैटर करता है। कुछ वेवर्स हैं, कुछ ग्राम्स के वेवर्स हैं। अच्छा, ओके, प्लस माइनस कुछ है, बट अगर उसके ऊपर है, अगर मैं खेलने जाऊं और अगर मैं कुछ वेवर के ऊपर चला जाऊं तो मेरी गलती है ना। मैं इसीलिए आपसे कुछ जानना चाहूंगा, जब आप इंजर्ड थे, आपका लेग
यहाँ स्वेल्ड था आपका नी पूरा का पूरा, ऐसे केसेस के अंदर वो खेलने देते हैं? वो एक्चुअली या यहाँ पर आपका खुद का एक परसिस्टेंस था, नहीं मुझे खेलना हाँ, है? तो उन्होंने तो मुझे मना किया हुआ था, लेकिन कैसे हर एक टूर्नामेंट मैंने क्राउड फंडिंग से मैंने किया हुआ है, मतलब नॉट 100% का क्राउड फंडिंग, लेकिन 10%, 20%। एंड जितना भी जिन्होंने भी मुझे क्राउड फंडिंग किया हुआ उनका हार्ड अर्न मनी है। तो अगर मैं एंड ऐसे है कि एक्सक्यूजेस देके मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। बट यहाँ बात दिल तोड़ने की सिर्फ नहीं है, यहाँ बात तो वो जो कमेटी है जो नहीं, उन्होंने अलाउड नहीं किया था। मैं ही छुप के वो मैंने वो तो पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि डॉक्टर से वगैरह मैंने छुप के ही पार्टिसिपेट किया था। एंड तो उन्होंने तो डायरेक्टली बोल दिया था गो फॉर द कंप्लीट बेड रेस्ट, तो मैंने खुद छुप के विच मीन सीनियर ओलंपिक की जब हम बात करते हैं वहां पर देयर आर स्टिल सम स्कोप, अगर आप थोड़ा हेयर एंड देयर, अगर आपका बॉडी हाँ ओके देयर इज अ स्कोप। एंड अगर मेन ओलंपिक्स भी है जिसमें आप इंजर्ड हो एंड आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको अलाउ किया जाता है। अच्छा, बट दैट इज ऑन योर ओन रिस्क। एथलेटिक्स इज ऑन योर रिस्क। आपको करना है करो, कुछ हो जाता है जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप कर सकते हो पार्टिसिपेट, आप किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट आप अपने रिस्क पे कर सकते हो। वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस, किसी का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आप कोई स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हो। ओके, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है, आपको बैन लग गया तो आप कुछ भी कर लो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब ओला कहाँ जा रही है? नेक्स्ट आपकी लाइफ का क्या है जो अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि मेरे कंट्रोल में जो चीजें है मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अभी मुझे पता नहीं है कि मेरे पास फंड्स होंगे नहीं होंगे, मुझे कितना काम करना है, क्या करना है, मुझे ये सब से निकलने में कितना टाइम लग जाएगा, ये मुझे पता नहीं है। मेरे पास एक ही रास्ता है या एक ही फोकस है कि बाबा मैं जितना हो सके उतना काम करूं। अगर लोगों ने चाहा तो वापस क्राउड फंडिंग भी हो सकती है, कोई स्पॉन्सर भी मिल सकता है, मुझे पता नहीं है आज के डेट में। एंड अब मुझे पता नहीं, उसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता। विच मीन्स आप यू आर इन द मोमेंट राइट नाउ, और जो अभी है वही चलने दे रहे हैं, आगे जो ईश्वर की इच्छा होगी। बट गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए भी तो आप गुहार लगा सकते हैं, नहीं? सर एक्चुअली कैसे है कि एमएलएज ने मुझे प्रॉमिस किया था, एंड मैं गुहार लगा सकता हूँ, लेकिन कौन से बेसिस पे लगाऊं, क्योंकि उनके पास पॉलिसीज ही नहीं है सीनियर प्लेयर्स के लिए। अच्छा, उनके पास पॉलिसीज नहीं है, जो हम लोग दे ट्रीट अस एज अ रिक्रेशनल प्लेयर्स। ओके, तो अगर पॉलिसीज ही नहीं है तो मैं वो दरवाजा खटखटा के फायदा क्या है? वो होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि मेरे जैसे कई सारे मास्टर्स है इंडिया में, दे आर द आइडल फॉर द फिटनेस। कोई भी एज के हो, दे आर द आइडल फॉर द फिटनेस कि एंड एक मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशंस भी है कि जो अभी जो हम लोग सिनारियोस देख रहे हैं कि डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं डिप्रेशन में, जा रहे हैं टेंशन में जा रहे हैं, लोनलीनेस में जा रहे हैं, कुछ सुसाइड तक कर रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये मास्टर्स। मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे मेरे जैसे बहुत हजारों मास्टर्स हैं जो आज इंडिया के अंदर खेल रहे हैं, एंड दे कैन बी अ बिग 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 मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर द यंगस्टर्स। बेटा ये देख, मैं 70 साल का हूं, मैं अभी खेल रहा हूं, 80 साल का हूं, मैं खेल रहा हूं, तू क्या कर रहा है? मार्क्स कम आए डिप्रेशन में जा रहा है, ये चीज नहीं मिली डिप्रेशन में जा रहा है, टेंशन में आ रहा है, क्या है ये देख, मुझे देख, मैं कितना हंसी खुशी हूं। सो दे आर द आइडल्स एक्चुअली, उनको एक प्रिजर्व करके रखना चाहिए, दे आर द एसेट्स ऑफ द सोसाइटी। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। क्योंकि हमारे पास में रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर जितने होंगे उतना ही हमारी सोसाइटी, आई थिंक उनको दे कैन लुक अप टू देम, एंड देन
they can get inspired. एंड जो मास्टर्स है वो ट्रू इंस्पिरेशन क्यों है? क्योंकि उन्हें जॉब भी करना है, चाहे वो 8 घंटे का हो, 12 घंटे का हो, 16 घंटे का, व्हाटएवर, जो भी जॉब कर रहे हैं वो जॉब भी करना है, पैसे भी अर्न करने हैं, उनको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है, अपने वाइफ को देखना है, बच्चे देखने हैं, पेरेंट्स को देखना है, रिलेटिव्स को देखना है, फ्रेंड्स को देखना है, सोसाइटी को देखना है। उसके बावजूद ये सारे मास्टर्स, मेरे जो भाई बहन हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी जी जान लगा रहे हैं देश के लिए, खेलने के लिए, खुद का पैसा भी लगा रहे हैं इसमें। जब इंटरनेशनल जाते हैं, तो जब आप इंटरनेशनल जाते हो तो वहां पर पैसा आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कमेटी कहीं से नहीं, वो खुद का पैसा है। वो खुद का पैसा है, तो वहां पे पैसे भी लगा रही है। तो मेरे ख्याल से दीज आर आइडल्स यार, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, रिकॉग्निशन के लिए भी खुद ही मर रहे हैं। और मेरे जैसे जो लोग हैं उनके पास पैसे नहीं, तो पीआर एक्टिविटीज कहां से करेंगे? राइट। ना सोशल मीडिया हमें आता है करना, ना हमें वीडियोस बनाने आते हैं, ना पोस्ट बनाने आते हैं, कैसे बताना है, खुद का डंका पीटना है, वो कैसे पीटना है वो खुद ही को नहीं पता। तो क्या करेंगे? मेडल लेके आते, चुपचाप अपना फ्रेमिंग करते हैं, मस्त एकदम लगा के अपने रूटीन पे शुरू हो जाते हैं। बट जो भी मेडल लेकर आ रहे हो उसके लिए जीरो रिकग्निशन है, जीरो रिकग्निशन है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता ना। जैसे मैंने आपको कहा, मास्टर एथलीट्स, कितने को पता है मास्टर एथलीट के बारे में? आज मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए आपको वो सारी चीजें पता चल रही है। एग्जैक्टली नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। तो मास्टर एथलीट्स क्या होते हैं, वो क्या सफर कर रहे हैं, किस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह से वो खेल रहे हैं, किस तरह से वो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किसी को नहीं पता आज। अब मैं लास्ट ऑफ कोर्स आपसे चाहूंगा कि आप पहला तो ये बताओ कि किसी भी इंसान को अगर मास्टर एथलीट बनना हो, वो अपने ही पैसे लगाकर खुद का जो वहां पर अरेंजमेंट है करना है वो करे, अपनी ट्रेनिंग करे। हाँ। कैसे करते हैं क्या? और वो जो सीनियर ओलंपियन की जब आप बात करते हो ओलंपिक्स की, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर? देयर आर द टू वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। आप जो भी एसोसिएशंस है, इंडिया में काफी सारे मास्टर्स एसोसिएशंस हैं, उनके साथ आप जुड़ के वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअली भी डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन इसमें खुद का ही पैसा लगाना होता है। एंड और क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या नाम है? सीनियर ओलंपिक्स आप लिखेंगे गूगल पे और नहीं, आपको दैट इज इंटरनेशनल मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन। ओके, दैट इज द वेबसाइट एट imga.in। वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर्स करना होता है। वहाँ पे कैलेंडर दिया जाता है कि अगले 4 साल का आपको कैलेंडर वहाँ पे मिल जाएगा, आप खुद ही चूज कर सकते हो। इसमें एक ही क्राइटेरिया है कि मिनिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम आप कितने भी हो। एंड दिस इज द ओनली क्राइटेरिया? दिस इज द ओनली क्राइटेरिया। इवन इफ यू आर से 1% में मैं समझना चाहूंगा, किसी ने सीनियर ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है, अपने लेवल पर उसने जो भी तैयारी करी और वो वहां जाता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई कैपिंग नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है? कोई क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आप मिनिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए। एंड वहां जाके आप अपनी औकात आपको पता चल जाती है। जब आप अपनी औकात बोलते हो तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, विच मीन्स देयर आर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो बहुत बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर आए होते हैं। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 35 प्लस, मतलब जो एज 35 से लेके 39 तक जो एज ग्रुप है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8.51 मीटर्स लॉन्ग जंप पे। एंड अपना नेशनल रिकॉर्ड मेरे ख्याल से कुछ अभी एक टूटा हुआ है, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन जो पिछला था दैट इज 8.30 मीटर्स, जो यंगस्टर्स दे रहे 20-25 साल के। विच मीन्स आप बोल रहे हो कि कोई भी यंग प्लेयर एथलीट जो है वो 8.15 मीटर का लॉन्ग जंप कर रहा है, और जो सीनियर एथलीट है जो कि 35 से 39 के एज ग्रुप में है, वो 8.15 मीटर का लॉन्ग जंप कर रहा है, 5-1 का कर रहा है। माय गुडनेस, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इनसे भी ज्यादा है। यस, बिकॉज यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं आते। मैंने जैसे कहा, एक्स ओलंपियंस, एक्स वर्ल्ड चैंपियंस,
ये सारे प्लेयर्स वहां पे आते हैं, उनके साथ खेलना मतलब मजाक नहीं होता है। वहां पे कुछ एज ग्रुप्स में तो 10-3 10-4 की रेस लगती है 100 मीटर्स की। एंड उनका आप देखोगे ना अपीयरेंस और उनका वो जोश, एंड पहले हम लोग मोरल डाउन कर लेते हैं। उनके बीच में खड़ा होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। वो वहां पे जीतने के लिए आते हैं, वहां पे मजा मस्ती करने के लिए नहीं आते। But every time you have gone, you have participated, you have won. यस, क्योंकि मेरा जो मैं पागल हूं। मुझे सिर्फ वो मेडल और तिरंगा ही दिखता है, मैं पागल हूं। सर ये पागलपन नहीं है, ये जुनून है, और मुझे लगता है ये जुनून आप बरकरार रखिए। आई विश यू द बेस्ट। आई रियली वॉन्ट टू सी यू ग्रोइंग इन लाइफ। आप आगे बढ़े और बहुत कुछ अपने लिए भी अचीव करें और देश के लिए भी अचीव करें। डेफिनेटली सी, मेरा तो टारगेट है कि मेरा खुद का तो 100 मेडल्स का टारगेट है। एंड मैंने ऑलरेडी मैंने डिजाइन भी कर लिया है, प्रपोजल भी बना लिया है फॉर द मैक्सिमम पार्टिसिपेशंस ऑफ एथलीट्स आफ्टर 2032 ओलंपिक्स। अभी आप बोलोगे हम लोग 2025 में बैठे हो, आप 2032 के बाद, क्योंकि मैं कितना भी सर पटक लूं, एक रात में या एक महीने में 6 महीने में मैं एथलीट नहीं बना सकता हूं। उसे एक प्रोसेस से ही गुजरना होगा, जिस प्रोसेस से हम लोग गुजरे हुए। और मैं शॉर्ट टर्म वाले एथलीट्स नहीं बनाना चाहता, मैं लॉन्ग टर्म वाले एथलीट्स बनाना चाहता हूँ। Which means you want to become a coach as well. I am an international coach. You are a coach. Because I had been appointed as a fitness coach and consultant in one of the cricket club in Australia. Okay. In lockdown, I was coaching in California, UK, South Australia, Kenya, and Morocco, and India. But हमें प्रसार नहीं करना था, प्रचार नहीं करना था। आप करिए। आई थिंक देर आर नहीं सो आता मेनी है। इंक्लूडिंग मी फॉर दैट मैटर। आई विल कम एंड जॉइन योर। ये देखो, ये कमी मेरी है, ये आप लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मेरे जैसे कोचेस आपके पास आए, लेकिन हमें ही नहीं पता कि आप लोगों के पास कैसे पहुंचना है। आप मेरे पास तो पहुंच गए, मुझे इतना पता है कि आई एम गोना टेक योर क्लास फॉर श्योर। सो कैसे कि ये हमारी कमी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों की कमी है। जहां पे हमारी कमी है वहां पे मैं बोलूंगा कि नहीं, और डंकी की चोट पे बोलूंगा नहीं, ये मेरा गलत है और ये मेरी कमी है। मुझे नहीं आता यार सेल्स एंड मार्केटिंग करना, मुझे नहीं आता प्रमोशंस एक्टिविटी करना, मुझे नहीं आता सोशल मीडिया चलाना, मुझे नहीं आता यूट्यूब पे वीडियोस बनाना या रील बनाना, पोस्टर्स बनाना। नहीं पता कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाता है। मुझे यह तक नहीं पता कि स्पॉन्सरशिप के लिए किसके पास जाना है। आई विश ये वीडियो या आपके कोई भी और पोस्ट लोगों तक पहुंचे, सही लोगों तक पहुंचे जो भी इसको देख रहे हैं। एंड आई रियली अर्ज कि आपको कहीं से भी सपोर्ट मिले, आप जा पाए। ताइपे आई डोंट नो आप जा पाएंगे क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड है, ट्रेनिंग नहीं है पिछले कई समय से। बट आई रियली वांट टू सी यू प्लेइंग एंड आई रियली वांट टू सी यू इवन कोचिंग गुड अच्छे एथलीट्स को। एक मुझे भी एथलीट बना दो। ये हम लोग कहाँ पे स्ट्रांग है, जो जहां पे बहुत कम लोग हैं। हम लोग मेडल जीतने में स्ट्रांग है, हम लोग एथलीट्स तैयार करने में स्ट्रांग है। जिसमें हम लोग स्ट्रांग है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। आप अगर स्पोर्ट्स, फिटनेस, एथलेटिक्स के बारे में आप मुझसे घंटों बातें कर लो, मुझसे जो चाहे नॉलेज ले लो, क्योंकि एक रिजल्ट ऐसे है कि 46 इयर्स ओल्ड पर्सन, टाइप 2 डायबिटीज, जो 800 मीटर भी नहीं भाग पा रहा था, सिर्फ 20 दिनों के ट्रेनिंग में ही रन 5 किलोमीटर इन 31 मिनट्स। और 7वें 8वें मिनट में वो वापस रिकवर होके बातें कर रहा है, मस्ती कर रहा है रन खत्म होने के बाद। दूसरे साल वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया एंड सिर्फ 9 दिन उसने प्रैक्टिस किया जो हमने ट्रेनिंग सेशंस लिए थे। एंड अगेन 1 साल बाद ही क्लॉक 32 मिनट्स। मतलब 1 साल के बाद भी उसके ऊपर
ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ. ही वॉज इन दैट टोन. तो ये सारे प्रूवन रिजल्ट्स हैं. I want to see more, of course, from you. Thank you so much for joining. I you. really wish you the best. Thank you very much. Thanks. Thank you. Thank you so Thank much. you.